अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के दिन बना है तेजी का जबरदस्त संयोग और आज दुनिया भर के बाजारों की मजबूती भारतीय बाजारों में लंबे समय बाद एक बेहतरीन तेजी, चेहरे पर मुस्कुराहट और बाजार में रौनक लाती हुई। आइए, बचा है आखिरी 1.5 घंटा, दिन की ऊंचाइयों पर है बाजार कुछ बड़े और अहम लेवल के करीब। क्या कुछ होगा बचे हुए समय में, क्या करें कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 15,700 को क्रॉस कर रहा है निफ्टी। बात करते करते सेंसेक्स में देखिए अब 1200 पॉइंट्स की तेजी आ रही है। बहुत बड़े लेवल्स बाजार तोड़ रहा है। आइए पहले जल्दी से अनिल जी से समझते हैं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं और फिर जानेंगे उनका मार्केट पर नजरिया भी। बताएं सर, आज तो सबसे बड़ी बात तो दीप यही कि आज क्लोजिंग वाले शो में मैंने हेडलाइंस भी पढ़ी है। हाँ। समय से पहले भी आया तैयार थे और आपके साथ में बैठकर डिस्कशन बड़ी बातें कर, नहीं तो आराम से, मतलब कोई जब तक धक्का ना दे केबिन में से कि सर जाइए, शो का टाइम हो गया है, हेड डीप पहुंच चुके हैं, हेडलाइन शुरू हो रही है, बुलेटिन है। हाँ जाता हूँ। आज अपने आप जोश आया। ये बाजार का एस्पेक्ट है। बाजार का समय ये है मतलब आज तो मुझे भी याद नहीं आता पिछली बार कब मैं 3 मिनट पहले आके बैठा हूँ। और आप सोचिए ऑलरेडी अब तक इतने डेटा भी बना चुका हूँ। अरे वाह, इतना पहले आ जल्दी आ जाए। नहीं तो आने के बाद फिर जब तक कोई जवाब दे रहा है, कर रहा है, सवाल जवाब चलता है, तो ये बाजार का कमाल है कि बड़े दिनों बाद तो अगला 1.5 घंटा मजा आएगा, बेहतरीन शो करेंगे। आइए पहले बता दें बड़ी बातें, जैसा दीप ने पूछा है। जबरदस्त तेजी के साथ बाजार कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 350 पॉइंट का दमदार उछाल निफ्टी पर 15,700 के करीब, 15,700 के करीब नहीं है, 15,700 पर ही है। बैंक निफ्टी 800 अंकों पर 33,500, जो हाईएस्ट लेवल में आज सोच सकता था, दे सकता था, वहां तक पहुंचने की कोशिश बाजार की होती दिख रही है। सब कुछ अच्छे हैं। सरकारी बैंक, आईटी और मेटल कुछ ज्यादा ही खास अच्छे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने जो कल पसीना बहाया था, आज बेहद मजबूती के साथ एक्शन में है, वो भी सारे तेजी की तरफ। और इन सबकी क्रेडिट जाती है अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स को। 3 दिनों की छुट्टी के बाद जब आज रात अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो बेहद मजबूत खुलेंगे, ऐसा भरोसा हमें भी है, डाउ फ्यूचर्स को भी है और बाकी दुनिया भर के बाजारों में भी है। यूरोप में भी आप देख सकते हैं कल की अच्छी मजबूती के बाद भी आज यूरोप के बाजार आधा से 1.25% ऊपर है। तो 2 दिन लगातार यूरोप इस हफ्ते मजबूत है, तो फिर क्यों ना अमेरिका में एक अच्छी तेजी की उम्मीद आज की जाए। तो ये है अब तक की बड़ी बातें। एब्सोल्युटली, बड़ी तेजी है बाजार में बनी हुई। और थोड़ा एक्शन समझाएं सर, क्योंकि सुबह से डाउ फ्यूचर्स हमें दिख रहे थे 400 पॉइंट ऊपर सुबह थे, अभी 500 है, तो वहां पर कुछ ज्यादा बदला नहीं है। अब हमारे बाजारों में एक बार भी, अगर आप इंट्राडे देखें तो एक बार भी कोई डिप नहीं आया। सुबह से जो मजबूत शुरुआत हुई थी वहां से और मजबूती बनती हुई दिखी है और ब्रॉडर पार्टिसिपेशन आज बढ़िया आ रहा है। तो कल की गिरावट के बाद आज ऐसा क्या बदला हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है दीप। पहली चीज तो दो तीन चीजें बहुत बदली है। पहली बात, आज सुबह 7 बजे भी जब मैं यहाँ से फोन पर मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैं यही कह रहा था कि आज बड़ी तेजी का दिन है, क्योंकि अचानक से ग्लोबली है ना। और कल आप जब इसी वक्त बात कर रहे थे, नए ट्रिगर्स नहीं है, राइट? तो नए ट्रिगर्स ना तेजी के हैं ना मंदी के। अब तेजी और मंदी के ट्रिगर्स नहीं तो न्यूट्रल है जी। फिर क्यों बढ़ रहा है? अब 2-3 कारण मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज है कि कल के सेशन में देखिए, भले कहने के लिए हम कह सकते हैं, जो सुबह हमने कहा भी कि चलो कल अमेरिका में छुट्टी थी, राइट, तो आपके लिए ज्यादा एफआई छुट्टी पे रहे होंगे, लेकिन 1200 करोड़ की ही बिकवाली हाल ही के दिनों की सबसे कम। शुक्रवार को 7,800 करोड़ बेचने के बाद सिर्फ 1200 बेचे, उतने के उतने स्टॉक फ्यूचर खरीद ले। तो पहली चीज है कि एफआई ने हाथ रोका है, ठीक है। तो फिर बेचने वाले कौन? लोकल फंड्स? जी नहीं, वो खरीद रहे हैं। फिर बेचने वाले कौन? फंसे हुए ट्रेडर्स। कल के सेशन में आपने मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कोहराम देखा, और हर शेयर जो गिरा है 10% या इससे ज्यादा, उसको उठा के आप देख लीजिए। हर एक शेयर में जो गिरावट हुई है 10%, वो लो वॉल्यूम्स पे है जी। लो वॉल्यूम्स पे गिरावट का मतलब है कि किसी को मजबूरी में बेचना है, संभल नहीं रहा। करेक्ट, हाँ, बेचना तो पड़ेगा, लेकिन लेने का किसी का मूड नहीं। अगर किसी का लेने का मूड नहीं और जो बेचने वाला है उसको बेच के ही जाना है, तो वो कम वॉल्यूम पर भी भाव तोड़ के बेचेगा। तो कल भाव तोड़कर बेचने वाले अच्छी क्वालिटी के शेयरों में जो कैपिचुलेशन हुआ, उसमें और कमजोर ट्रेडर बाहर हो गए। आप हल्के तो पहले से थे, पुट कॉल रेशियो आपका 0.75 के आसपास चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये सुबह की बात बता रहा हूँ। एफआई इंडेक्स लोग 13-14% पे, तो हल्के मार्केट है। अब खाली आपको हल्का सा एक ट्रिगर चाहिए ऊपर जाने के लिए, डाउ फ्यूचर्स ने दे दिया। 3 दिनों की छुट्टी के बाद अब आज जब अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो वो मजबूती के साथ खुलेंगे, ये कॉन्फिडेंस बनता हुआ आ रहा है डाउ फ्यूचर से भी और दुनिया के बाजारों से भी। यूरोप कल भी मजबूत था आधा 1%, आज फिर से आधा से 1.25% मजबूत है। बस ये सारे कॉम्बिनेशन से आज आप ऊपर आ गए। एक और बात, पिछले 2 दिन लगातार आपने 15,200 को सपोर्ट लिया जी। 180 190 का लो बनाया। ये ठीक वैसा ही सपोर्ट था दीप, जो अगर आपको याद हो तो लगातार 3 बार आपने
15,735 का सपोर्ट लिया, यस, हाँ? उसके बाद नया ब्रेकडाउन हुआ, एग्जैक्टली। तो आप इसके बाद वाले इंपॉर्टेंट सपोर्ट से उस सपोर्ट तक पहुंच रहे हैं जो 15,735 आपके आसपास है। सो आई थिंक तेजी के कारण जो बने वो हल्के बाजार, अच्छे ग्लोबल संकेत, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम होना और कमजोर ट्रेडर्स का हल्का हो जाना, बाहर निकल जाना, या मार्जिन फंडिंग वाली लीवरेज पोजीशन का कम हो जाना, जो बाजार में जनरली आपको देखने को मिलता है। तो ये चारों कारण मिलाकर, नहीं तो 2-2.5% की तेजी इतनी आसानी से बनती नहीं बनती जी। और अब तक तो काफी हो रहा है क्योंकि 2-3 बार गैप अप हुआ है, थोड़े अच्छे भी रखे हैं बट सस्टेन नहीं हुआ। आज पहला गैप अप तो हमें जो परसों मिला था उसमें तो वो तो आपने कहा भी था, वो तो होनी थी, होना था, वो तो जैसे 15,493 का हाई बनाया आपने, वहीं से धुलाई हो गई। तो पहले गैप पे तो आपकी पिटाई हो गई थी, ये दूसरा गैप अप था जो आपने होल्ड कर लिया। और आज के गैप अप की एक इंपॉर्टेंस और है दीप, 2 दिनों से हम 15,400 पार नहीं कर पाते, आज उसके ऊपर खुले और आज का लो 15,419 का है। यानी कि आपने जो 2 दिनों का हाई पार करने में मुश्किल आ रही थी उसके ऊपर ही खुले और उसको मैनेज किया, होल्ड किया है। सो आई थिंक उस लिहाज से। और दूसरी एक और सबसे बड़ी बात आज की तेजी की खासियत ये दीप की, देखिए पूरा माउंट एवरेस्ट बना है, हमेशा आपका कैसा होता है फिसल पट्टी होती है। ये पूरी की पूरी खरीदारी हर एक लेवल की है, जिसको निकलना है निकलने का मौका दे रहा है, पूरा धीमे धीमे करके, न बढ़ने की स्पीड है, कोई स्पीड भी ऐसा नहीं कि नाप शना बढ़ा, थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो हर एक लेवल पर बायर और सेलर के लिए बराबर मौके हैं, अगर आपको बेचना है तो बिक भी रहा है, आपको लेना है। सो इसलिए ये आज की जो रिकवरी है वो क्वालिटी वाली। अच्छा, एक सवाल उसमें और बनता है क्योंकि ऑफकोर्स लंबे समय बाद एक्शन आ रहा है। 15,700 की आपने बात करी, आज के हाई लेवल्स की आपने बात करी, दोनों अचीव हो गए हैं। अब यहाँ से और एक्शन दिखता है क्योंकि अगर एक ही दिन में 400 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर चले जाएं तो यहाँ से फिर और खरीदारी दिखती है? क्यों है अभी है वैसे? क्योंकि उसका रीजन है दीप, एक अभी भी बाजार कोई बहुत हेवी नहीं हुए, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जो कंजेशन जोन है आपके लिए, अगर बाजार को कहीं रुकना है ना, तो रुकने के लिए सबसे बढ़िया जगह है 15,600 से 15,800। आप एग्जैक्टली बीच में 15,735 से आपने ब्रेक डाउन दिया, याद है? करेक्ट। उस समय की आपकी लोएस्ट जो क्लोजिंग हुई थी वो 15,783 की हुई थी, सब याद रखने और सारे लेवल, ठीक है। सो अब मेरे को क्या चाहिए? मुझे ज्यादा और कुछ नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट और चला दो। अगर अब आप आज या कल में 15,800 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो आपका अगला टारगेट 17,200 से 17,300 होगा। वाह, बहुत बड़ा टारगेट आ गया, 400 से 500 पॉइंट और ऊपर। वाह, क्या जमाना है दीप, ऐसे बाजार में तो अब बड़े टारगेट बहुत बड़ा। आज तो मत बोलो, बाकी तो बोलो ठीक है, आज से 400-350 बड़े। तो मुझे लगता है एक अगर रुकना है, क्योंकि आपने जो जहां से आप गिरना शुरू हुए ना दीप, 15,774, 15,732, ये क्लोजिंग बेसिस से गिरे हैं। जो बड़ा फॉल आया 15,692, तो मेरे ख्याल से 15,700 से 15,800 ये लास्ट कंजेशन जोन है। आज पार करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिस तरह के आज है ना, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, ये बाइंग जो है ना, ये शॉर्ट कवरिंग की नहीं है, ये फ्रेश खरीदारी। आज के डेटा आपको बहुत मजबूत दिखेंगे, क्योंकि खाली शॉर्ट कवरिंग से आप इतना मजबूती से बढ़ नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं बढ़ सकते, ऐसे नहीं टिक सकते हैं, झटके लगते हैं बीच बीच में। करेक्ट, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो ये फ्रेश खरीदारी वाली है। तो मुझे आज अगर हम 15,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं, वी आर गुड। 700 के ऊपर हो rहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और 800 के ऊपर तो लाजवाब है। चलिए, 2 लेवल्स उसमें से दिख ही रहे हैं स्क्रीन पे, 15 तीसरा बाकी है। मतलब 675 से 800 क्लोजिंग बेसिस पे मैं इसी लेवल को देख रहा हूँ, 15,675 से 15,800 ये मिल जाए क्या नहीं किया, बहुत मजा आ जाएगा। तो चलिए, बढ़िया लेवल्स पर हैं बाजार। सुबह बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी आपकी पिछले 1 2 3 4 5 6 6 दिनों का हाईएस्ट क्लोजिंग 33,400 का है दीप। अगर आज हम 33,400 के ऊपर बंद होते हैं तो जो क्लोजिंग मुझे निफ्टी में 15,800 की चाहिए वो मुझे बैंक निफ्टी में मिल गई। राइट, बैंक निफ्टी में तो 33,400 भी पार कर लिया तो भी मेरा काम हो गया। तो आज जहां है वहीं बंद हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया। यहीं पर भी बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो बैंक निफ्टी आपको यहां से 1000 पॉइंट के लिए तैयार होगा। वाओ, 34,500 के आस, 34,400 अगले 500 अगला बड़ा लेवल बनता है बैंक निफ्टी के लिए, अगर आज 33,400 के ऊपर बंद होते तो। तो जो 32,500 600 का सपोर्ट आप बात कर रहे थे,
आप हाँ ये याद है जब 32,000 से 32,500 की रेंज में बैंक निफ्टी आया तब पूछना मत, क्योंकि हो सकता है उस समय पूछो तो हमारा भी मूड हो जाए और नीचे जा सकता है। इंसान ही है, नीचे में सबको नीचे दिखता है, ऊपर में सबको ऊपर दिखता है। लेकिन आप देखिए कितना आपको 3 दिन मौका दिया। एक दिन 32,290 का लो है, कल का लो 32,426 का है, ठीक है, और 32,600 की आपको लोएस्ट क्लोजिंग मिली है। एग्जैक्टली उस रेंज से बैंक निफ्टी बढ़ने को तैयार हुआ है। और सेम आपको याद होगा 14,900 15,200 हमारा आखिरी, जहां पर आपका 20% के आसपास का बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली आप 2 दिन देख लीजिए 15,180 15,190। तो अब उस समय मूड खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब ऊपर से अगर आप देखें तो उस समय आपको एक्शन लेने की ताकत होनी चाहिए, जो आसानी से नहीं होती। मैं समझता हूं आज हम भी बहुत जोश से बोलते थे देखो ये हो गया, लेकिन उस समय हम पूछे तो आप पूछते तो मैं भी इतना जोश से 25% ले लो, यही बोल रहे थे ना, करेक्ट, कि पूरा लेने में डर लगे। तो ठीक है दीप, अब ठीक है, आप आज की तेजी में और कुछ फायदा होना हो, सबसे बड़ा फायदा ये कि आपके लिए 32,000 32,500 की रेंज में बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अब लंबे समय तक होल्ड हो पाएगा। 14,900 15,200 की रेंज का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निफ्टी पे होल्ड हो पाएगा। ये कंफर्ट आ गया ना, वो क्वेश्चन मिल गया। हाँ, अगर आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा इससे ज्यादा अभी नहीं गिरेंगे एक बार में, उससे पहले एक मौका मिलेगा, तो इस मार्केट में उतना काफी, इससे ज्यादा की उम्मीद रखना भी गलत है। बिल्कुल, तो थोड़ा रिलीफ मिला है फाइनली, ठीक, बिल्कुल रिलीफ मिला है फाइनली। थोड़ी देर में अली से स्ट्रैटेजी भी समझेंगे और कहां पे जा सकते हैं बाजार लेवल्स, और हमारे एक्सपर्ट्स अपनी कॉल्स के साथ भी तैयार हो रहे हैं। आइए उससे पहले जल्दी से ट्रिगर्स और खबरें दोनों पर डालते हैं नजर कुशल और अरमान के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पर वोडाफोन आइडिया पर फोकस रखना है। करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने पर यहां पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, और यहां पर देखना होगा कि किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए यहां पर ये पूंजी जुटाते हुए नजर आते हैं। साथ ही एक्स डेट आप देखिए, अजंता फार्मा बोनस इशू इन्होंने जो इशू किया था 1:2 के रेशियो में, वो एक्स डेट होगा। साथ ही डॉक्टर लाल पथ लैब और GHCL इन्होंने जो फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया था, ये भी एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। ग्लोबली यूके के बाजारों के हिसाब से मई के CPI आंकड़े और साथ ही हाउस प्राइस इंडेक्स आते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर भी आपको फोकस रखना है। 23 जून गुरुवार जाइडस लाइफ साइंस पर नजर रखिएगा, क्योंकि यहां पर इसकी जो बाईबैक ऑफर है वो खुलने वाली है, और 23 जून से ये 6 जुलाई तक बाईबैक का इशू पीरियड रहेगा। ऑफर प्राइस 650 रुपये प्रति शेयर पर यहाँ पर तय किया गया है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा डालमिया भारत का काउंटर भी, और साथ ही अजंता फार्मा ने भी जो बोनस शेयर जारी किए थे 1:2 के रेशियो में, उसकी रिकॉर्ड डेट 23 जून को ही है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से सिंगापुर के मई के CPI आंकड़े आएंगे, और यूरोप के लिहाज से जो यूरोपियन यूनियन का लीडर्स समिट है वो भी 23 जून को होगा, तो यहाँ पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रिगर्स बाजार के लिए। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी है आज की इंपॉर्टेंट खबरें? खबरों में सबसे पहले स्टील कंपनियों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी कि स्टील कंपनियों के लिए एक नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है कि सरकार ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी वो सरकार ये कह रही है कि उनके अभी जो उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी को वापस लेने की कोई योजना नहीं है, और कीमतें और अगर गिरेगी तब तो वो इस पर विचार करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो 28 जून को जो फाइनल डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है। शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नई शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी पर जल्द चर्चा शुरू हो सकती है, और ये जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें जुलाई से अगस्त के बीच जो फैसला है वो संभव है, और उत्पादन के आधार पर एक्सपोर्ट की सीमा जो तय की गई थी उस पर फैसला लिया जाएगा। गोवा कार्बन, जिसमें गोवा प्लांट में दोबारा काम का शुरू किया गया है। निपॉन लाइफ और HDFC AMC इस कंपनियों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को आदेश देते हुए कहा है कि इंश्योरेंस और इंश्योरेंस फ्यूचर स्कीम उन्होंने बंद करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई म्यूचुअल फंड्स SIP के साथ साथ जो टर्म इंश्योरेंस है वो भी देते थे। अब अतुल ऑटो पर ध्यान रखिएगा, जो राउटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि वैलियो के साथ उन्होंने 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल का लिए करार कर दिया गया है, और इस करार के तहत वो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की सप्लाई करेंगे। मार्क्सन्स फार्मा पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सब्सिडरी ने दवा को रिकॉल कर लिया गया। एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन 2 दवा है जिनको रिकॉल कर लिया गया है, और लगभग 2 लाख यूनिट्स जो दवा है वो रिकॉल की गई हैं। और अंत में मेरे पास बहुत सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक 82 लाख शेयर्स, वेदांता लगभग 40 लाख शेयर, NTPC लगभग 24 लाख, MRPL 19 लाख, और M&M 10 लाख शेयरों के कई सौदे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारी खबरों वाले शेयर, जहां पर आज है एक्शन भरपूर। बड़ा एक्शन को आगे। बिल्कुल सर, मैंने 17,200 बोल दिया था क्या? एक बार तभी आपने तभी मैंने बोला इतनी बड़ी। हाँ, मुझे अभी सेठ साहब ने मैसेज किया, फिर मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, हम 16,200 16,400 बोल रहे हैं। 16,200 की 17,200 बोल दिया। सेठ साहब 17,200 पे आ जाएगा।
मुझे मालूम है आप हंस रहे होंगे मेरे तो, जैसे अभी दीप ने भी आएंगे अभी बसिन साहब तो तब पूछ लेना, बस मेरी नहीं मानो बसिन साहब मान लो, ठीक है। मैं तो गलती से बोल दिया, मेरा तो इरादा 16,200 का था, मैं शायद गलती से 17,200 बोल दिया, लेकिन बसिन साहब तो 17,200 ही बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल बोलेंगे। आइए चलिए बढ़ते आगे और अब करते हैं मुलाकात। हमारे सारे एक्सपर्ट से हमारे साथ तैयार, देखें मुस्कुराते हुए चेहरे किस किस के हैं। सुमित जी, ओके, और गहन सोच विचार में बंसल जी और कुणाल जी, वागले साहब तो हमेशा से ऐसे ही रहते हैं, हिमांशु जी भी हमारे साथ तैयार है और नितिन जी भी तैयार जी। कुणाल जी, अनिल जी बिल्कुल बजा के स्वागत कीजिए। शिष्टाचार वस्तु पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे से पहले जैसे बंसल जी पूछते हैं, अगर हमारे से पहले कोई कतार में ना हो तो प्लीज हमारे लिए बिगुल बजा दें, शिष्टाचार के नाते ही पूछ लीजिए। अनिल जी थोड़ा पक्षपात तो आप कर ही देंगे अनिल जी। हाँ थोड़ा ही करता हूँ, पूरा का पूरा नहीं करता, तो बस थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। आपके पहले कतार में हिमांशु गुप्ता जी है तैयार, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। थैंक यू सो मच अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, खरीदारी करनी है और खरीदना है अशोक लेलैंड का फ्यूचर्स। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर डेटा सेटअप हुआ नजर आ रहा है, विज़-अ-विज़ बाजार के इसने, और आज पहले ही दिन जब बाजार में स्ट्रेंथ वापसी नजर आई है, यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेरिवेटिव डेटा बनता हुआ नजर आया है। इन द मनी पुट राइटिंग क्लियरली विजिबल है, कॉल्स में क्लियर कट अनवाइंडिंग है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 140 और 142 के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चला जा सकता है। 134 रुपए 50 पैसे का नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करें। ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर 135 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन, जो कि इन द मनी स्ट्राइक कॉल ऑप्शन है, 4-4.25 रुपए के आसपास यहाँ पर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। 6.5 रुपए का पहला टारगेट, 7.5 रुपए का दूसरा टारगेट, और एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना होगा 3 रुपए 40 पैसे का। अशोक लेलैंड में मुझे लगता है जबरदस्त तेजी यहाँ पर आज और कल में आते हुए नजर आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय अशोक लेलैंड में खरीदारी की। बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी काश आपने पक्षपात कर लिया होता अनिल जी। क्यों? अनिल जी देखिए यही शेयर था अशोक लेलैंड जिस पर अभी हिमांशु जी बोल गए, तो अनिल जी ही इज ऑलरेडी स्टोलन आवर थंडर। तो अनिल जी अब दूसरी कॉल की खोज करेंगे मैं और राकेश जी। वाह, देखिए सत्य के साथ रहने का ये फायदा है। वागले साहब आपके लिए भी बिगुल? जी अनिल जी, आप भी कतार में हैं। पहले नितिन जी के लिए बिगुल, पहले निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। जी नितिन जी बताएं सर। यहाँ पे एक्सिस बैंक की 640 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 13 रुपए में मिल रही है, और इसके स्टॉप लॉस होंगे 7 रुपए का और टारगेट होंगे 22 रुपए का। अब बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और बैंक निफ्टी में कल जैसे 5% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ, आज भी 4 से 5% ओआई का एडिशन है, और बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं है, कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक में नेक्स्ट 2 दिनों में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और ये स्टॉक 660 तक जा सकता है। इसलिए हम 640 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, जो आपको 13-13.5 में मिलेगी, 7 का स्टॉप लॉस होगा और 22 के टारगेट होंगे। तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की राय। हो सकता है वागले साहब भी ऐसा बोल दे, मेरा भी यही था। अब जब पीछे बगैर ही बिगुल बजा दो। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी मेरा स्टॉक वो नहीं है, मेरा स्टॉक है नवीन फ्लोराइन। नवीन फ्लोराइन मल्टीपल पिछले 3-4 दिनों का टॉप क्लियर कर रहा है, और इसमें ये मोमेंटम वाला स्टॉक है। हाईएस्ट वॉल्यूम अभी तक आज के दिन के दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक 3700 तक जाने के लिए तैयार है। अभी 3620 3625 के आसपास है। आपको 3590 के स्टॉप लॉस से लेना है, टारगेट होगा 3700। ओके, 3700 के टारगेट के लिए यहां पर आपको करनी है नवीन फ्लोराइन में खरीदारी। ये राय आपके लिए वागले साहब की तरफ से आती हुई। तो एक के बाद एक बाय कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी, राकेश जी वापस तैयार है? सर आप हाथ खड़ा कर रहे थे क्या कॉल्स के लिए वापस?
जी अनिल जी। बंसल जी इतना जल्दी? अनिल जी इस बार तो लाइन तोड़कर प्लीज। नहीं लाइन अभी कोई है भी नहीं लाइन में, लेकिन इतना जल्दी कैसे? इतने एफिशिएंट तो पहले कभी आप थे नहीं। अनिल जी योगा का कमाल है। नहीं था अनिल जी जैसा आज बजा रहे। नहीं आपकी बात अच्छी नहीं लगी कुणाल जी, मुझे बंसल जी की बात अच्छी लगी। बंसल जी कह रहे योगा का कमाल है ना बंसल जी। हाँ अनिल जी आज तो करा ही है अनिल जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो बंसल जी के लिए विशेष बिगुल, साथ में कुणाल जी भी साथ में हो जाएंगे, कोई बात नहीं। चार्ट कॉर्नर बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है आईसीआईसीआई बैंक। अनिल जी आईसीआईसीआई बैंक को खरीदारी की राय है। काफी पिट चुके हैं बैंकिंग स्टॉक्स, लेकिन पिछले 2 सत्रों में हमने देखा है कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग स्टॉक से देखने को मिली। आज आईसीआईसीआई बैंक में हम जिस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं और इंट्राडे ब्रेकआउट देख रहे हैं, जो गैप आईसीआईसीआई बैंक में 4 सत्र पहले बना था वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा और ऊपर के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में आते हुए दिखेंगे। तो खरीदारी की राय है आईसीआईसीआई बैंक में। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी टू मी आईसीआईसीआई बैंक हैज क्रैक्ड बिग ट्रेंड लाइन ऑफ बिग इंटेंसिटी, बड़ी इंटेंसिटी की एक बड़ी ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। 718 720 तक ये जाने का दमखम रखता है। कल तक में 698 का स्टॉप लॉस लगाना है। 718 से 720 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक है हमारी चार्ट कॉर्नर पे। आईसीआईसीआई बैंक के कॉल से भी आपका अंग्रेजी बोलने का प्रयास बहुत ही अच्छा और सराहनीय है बंसल जी। कीप इट अप। मैंने 3 ही शब्द बोले तो मैंने बहुत अच्छे बोले, आपने 8-10 बोले तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती दिख रही। ओके, एक बार जरा इंडेक्स पे भी व्यू लिया जाए। नितिन जी जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पर जरा अपनी राय दीजिए। देखिए जी, जैसे ये जो वीक स्टार्ट हुआ इसमें 2 दिन साइडवेज था, आज गैप अप के बाद ट्रेंडिंग मार्केट है और अब नेक्स्ट 2 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी के। तो ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट 2 दिन हम लोग एक रेंज मिल रही है वो 15,600 से 15,800 के बीच में करीब 1 करोड़ से ज्यादा ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट हैं। तो अब ये ऑलरेडी एक अच्छी मूव मिल गई है, तो हो सकता है नेक्स्ट 2 दिन साइडवेज मूव मिले। बट ये है कि बायसनेस पॉजिटिव रहेगी, यानी ये जो वीक है ये क्लोजिंग वीक का ओवरऑल बायसनेस पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि कॉल्स में काफी ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है और पुट्स में राइटिंग हुई है। तो ये जो वीक है, जो एक्सपायरी वीक आएगा, ये बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपायरी 15,600 से 15,800 की तरफ हो सकती है विद अ पॉजिटिव बायस। और डेटा वाइज अगर हम देखेंगे तो 15,700, 15,750 और 15,800 ये 3 स्ट्राइक मिला के करीब 1 करोड़ शेयर का कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट है। तो ये थोड़ा सा एक रेसिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। बट यही समझ में आ रहा है कि 15,600 से 15,800 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए विद अ पॉजिटिव बायस। और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा दिख सकती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, कुछ ऑटो के स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ओवरऑल पॉजिटिव डेटा ही दिखाई दे रहा है अनिल जी। बिल्कुल, तो ओवरऑल पॉजिटिव डेटा ही दिखाई दे रहा है। बाजार भी टॉप फॉर्म में इस समय आपको आते हुए दिख रहा है और नितिन जी की भी राय है कि 15,600 से 800 के बीच में एक्सपायरी जिस लेवल्स की अभी अनिल जी बात भी कर रहे थे, 700 पर बाजार आपको इस समय टिका हुआ दिख रहा है। कुछ बीटन डाउन स्टॉक्स में भी आपको एक रिबाउंड आते हुए दिख रहा है। टाटा पावर रिसेंटली काफी भारी बिकवाली भी हुई थी, कल तो 200 का लेवल भी इसने तोड़ा था। आज देखिए बढ़िया रिबाउंड के साथ वापस इस लेवल पर आ रहा है। हिमांशु जी, टाटा पावर पर जरा राय दें सर, 4.5% ऊपर क्या करना है इसमें, और ये जो 200 का लेवल इसने कल तोड़ने के बाद आज रिक्लेम कर लिया, कितना इंपॉर्टेंट है अब इसके लिए? दीपांशु देखिए, साइकोलॉजिकल 200 रुपए को रिकॉन्कर करना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है मैं कहूंगा। और बाजार की शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ इस स्टॉक में भी आज सुबह की वीकनेस के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में एक बार 206 से 208 रुपए तक की कंजर्वेटिव साइड एक रिकवरी बनते हुए नजर आ सकती है। लेकिन ट्रेंड में जो कंफर्मेशन आएगी तेजी की, वो 212-214 रुपए के ऊपर का अगर क्लोज मिलता है तभी यहाँ पर मोमेंटम तेजी के साइड का पिकअप होता हुआ नजर आ सकता है। बेस केस में मेरा ऐसा मानना है कि 208-210 रुपए तक ये स्टॉक अपसाइड दिखा सकता है और उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। तो ये है आपके लिए टाटा पावर। देखते हैं, थोड़ा रिबाउंड के मूव में आ भी रहा है और यहाँ से एक्शन भी ये पकड़ रहा है। मदरसन सुमी, इसमें थोड़ी फ्रेश खरीदारी दिख रही है
और स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है। ऑटो से जुड़े काउंटर्स वैसे भी थोड़े एक्टिव रहे हैं। मदरसन सुमी की मैं बात कर रहा हूँ, 120 के लेवल के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में। वागले साहब जरा मदरसन सुमी का चार्ट देखें सर, अच्छी मूव आ रही है, 5.5% ऊपर इस समय, क्या राय बनती है सर? दीपांशु, ये लेवल पे मतलब आज का जो होना था वो हो गया। 120 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो फिलहाल ये लेवल पे लेने का मतलब नहीं है। अभी 123 के पार निकलेगा तो फिर मैं 130 तक की बात करूंगा, तो फिलहाल ये लेवल पे अवॉइड करें। आपके लिए मदरसन सुमी पर आइए आपको एक इंटरेस्टिंग खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर जो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर से इंट्राडे में या फिर पोजिशनल लेवल पर फंडिंग लेते हैं अपने स्टॉक्स खरीदने बेचने के लिए, उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा समय है। क्यों? क्योंकि ब्याज दरें बढ़ती हुई दिख रही। क्या हो रहा है ब्रोकर्स के साथ, जो इन क्लाइंट्स की फंडिंग होती है, उस पूरे मार्केट में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं? हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ है बताने के लिए। ब्रजेश बताइए क्या अपडेट्स है? बिल्कुल, अपडेट ये है कि जो ब्रोकर से फंडिंग लेकर, जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग लेकर जो ट्रेडर या निवेशक काम करते हैं, उनके लिए कॉस्ट बढ़ गई है। कैसे? और कॉस्ट इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ब्रोकर जहां पहले मतलब अच्छे क्लाइंट के लिए 12 के लिए करीब 12% इस लेवल पे चार्ज करते थे, आज वो रेट जो शुरुआती हो रही है वो 15% से लेकर 18% से हो रही है। आरबीआई ने तो इतनी नहीं बढ़ाई ब्याज दरें। और जो थोड़े से जिनका बाकी चीजें और फैक्टर्स है, तो ये मैं शुरुआती रेट 15 से 18% के हैं। बाकी 20, 22, 23, 24 तक भी जा रहे हैं। इतना महंगा? और ये सबसे ज्यादा वहां महंगे हो रहे हैं जो ब्रोकिंग फर्म्स की के साथ जिनकी अपनी एनबीएफसी है, उनके ज्यादा महंगे हुए हैं। लेकिन ऐसे ब्रोकरेज फर्म जिनका अपना बैंक है या किसी बैंक की वो सब्सिडियरी हैं, तो उनके लिए भी लागत जो बढ़ी है करीब 2 से 3% बढ़ी है। तो ये बढ़ा है और इसके पीछे वजह दो बताई यार। जैसा पहले मैंने बताया कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के लिए जो 50% मार्जिन का नियम लागू कर दिया गया, तो उस वजह से एक लागत बढ़ रही है। दूसरा, जो रिजर्व बैंक ने हाल के दिनों में जो दरें बढ़ाई हैं, तो उसका भी असर बताया जा रहा है। और साथ ही जो ब्रोकर लोन देने के पहले चूंकि मार्केट में काफ़ी गिरावट है, तो थोड़ा अपना रिस्क प्रीमियम भी उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। तो ये कई सारी वजहें मिल करके महंगा बना रही हैं ट्रेडर्स के लिए मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। ओहो, तो मतलब एक तो जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, और अगर वो फंडिंग ले रहे हैं, और जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, दोनों के लिए फंडिंग रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। और अभी तो कई ने बढ़ा दिए हैं पिछले हफ्ते से, जबकि कई और हैं जो अभी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वो ये कॉल देख रहे हैं कि बढ़ाने का क्या असर होगा, बाकी मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए ब्रोकिंग बिजनेस में थोड़े से बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप में से ये किसी ने एक्सपीरियंस किया है, किसी का अनुभव है, तो ज़रा कोई शेयर करना चाहें। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन भी फंडिंग करते हैं या आपने सुना है, आप में से किसी को आइडिया? नहीं तो फिर जैन साहब ये मामलों के विशेषज्ञ। ब्रोकर्स ये कह रहे हैं कि उनकी जो बाजार से वो 9 से 10% पे पैसा उठा रहे हैं, तो वो 12% पे कैसे दे पाएंगे, यानी पुराने रेट पे कैसे दे पाएं। तो ये आर्गुमेंट है और इस वजह से वो ब्रोकर्स के लिए फंडिंग थोड़ी महंगी हो रही है और अब वो क्लाइंट से ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये आपके लिए इस वक्त आता हुआ डेवलपमेंट। परफेक्ट, ओके। हिमांशु जी ने दे दिया, नितिन जी ने दिया, वागले साहब ने दिया, कुणाल जी, राकेश जी ने दिया। कौन बचे भी? खाली सुमित जी। ओके, तो सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक है और मेटल सेक्टर के अंदर बाउंस बैक का शुरुआत हुआ है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 68 रुपए 25 पैसे, 68 रुपए 30 पैसे। स्टॉक का नाम है सेल स्टील अथॉरिटी। इसके अंदर यहाँ पे खरीदारी करें। कल का हाई स्टॉक अभी जस्ट निकाल रहा है, तो एक बाउंस बैक, एक पुल बैक तो यहाँ से जरूर ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में अभी चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट बन रहा है वो करीब करीब 64 रुपए 50 पैसे के आसपास बन रहा है। तो 64 रुपए 50 पैसे के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 72 रुपए से लेके 75 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों में सेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पुल बैक, बाउंस बैक के लिए सेल में ट्रेड बन रहा है। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। सेल का 69 वाला कॉल 1 रुपए 80 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 3 रुपए से लेके 4 रुपए तक के टारगेट सेल के 69 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्पॉट लेवल्स में 72 रुपए से लेके 75 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें सेल। ऐसा लगता है जैसे 72 रुपए 75 पैसे पर टारगेट हो। दोनों अलग अलग है। 72
75, 3 रुपए ऊपर गया। ऐसे लग बीच में पॉइंट की जगह कोई बहुत सारे लोग पॉइंट नहीं लगाते ना, ऐसा ओब्लिक लगा देते हैं। हाँ, गलत फहमी ना हो जाए। बोले सुमित जी ने तो 72.75 के टारगेट दिया, जी नहीं, 72 का पहला है, 75 का दूसरा है। सर याद है लास्ट टाइम सुमित जी की तरफ से सेल में कब बाय कॉल आया हो? हाँ, याद तो नहीं है मिनिमम मैं बताता हूं। हाँ बताइए। अनिल जी 40 रुपए से स्लोगन चालू किया था, 40 उसके रुपए। बाद हाँ स्लोगन चालू किया था, स्टॉक का नाम है सेल और इसको सेल नहीं करना है। हाँ 40 रुपए से ये चालू हुआ था, 150 रुपए तक गया था। उसके बाद मेरा कोविड में तबियत खराब हुआ था, जहां पे लोगों ने बहुत याद किया था। फिर 150 रुपए के बाद 70 आ गया, तो भी लोगों ने ये चिपकाया हुआ है कि सुमित जी ने बोला हुआ है सेल को सेल नहीं करना। अनिल जी थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन इसमें बहुत जरूरी है। 40 रुपए से बोलना चालू किया था, 150 रुपए तक चीज गई है, 3 गुना 4 गुना हुई है। आज भी लोग उसी को पकड़ के बैठे हैं। अब पकड़ के बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी तो कोई नाम की चीज है अनिल जी, उसको भी यूज करना है। तो बस मेरा खाली ये बोलना था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा जरूरी है। बाकी स्लोगन जो उस टाइम बोला था, अब वापस बोलूंगा कि जब भी मार्केट में अभी रिकवरी चालू होगी, मेटल सेक्टर परफॉर्म करेगा और सेल का, मंदी का और करेक्शन का टाइम खत्म हो चुका है। छोटा मोटा गिरावट जरूर आएगा, लेकिन खरीदारी करना है। और अब फिर से सेल को सेल नहीं करना है, डिप में खरीदारी करना है। आने वाले दिनों में 3 डिजिट में आएगा। वाह क्या बात है। और सबसे बड़ी बात इस बार है ना, 40 तक का इंतजार नहीं किया है, हाँ 65 पे ही कर दिया है, 60-65 पे। हाँ तो आप सोचो, बेस हायर हो गया है सुमित जी का। बहुत ही बढ़िया सुमित जी, कैसे कर लेते हैं आप। ओके आइए, सेठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक जल्दी से एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, उसके बाद सेठी साहब से करेंगे मुलाकात 2:30 बजे के। मैं बहुत पहले से बना के रखा हूँ, लेकिन पहले तो हिमांशु जी कतार में। जी हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी मेरे पास भी एक मेटल काउंटर है और क्लियर कट जो डेटा बन के आ रहा है मेटल स्पैक में, कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। तो खरीदना है हिंडाल्को का फ्यूचर्स, 340 रुपए के आसपास करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 333 रुपए का, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 352 से 360 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। अनिल जी डीपली ओवरसोल्ड है ये काउंटर सब, चाहे नाल्को की बात करें या हिंडाल्को की बात करें, या अभी सुमित जी ने जैसे सेल के जिक्र किया था। और पर्टिकुलरली कुछ काउंटर्स में जैसे कि हिंडाल्को में अगर मीन रिवर्जन भी होता है अनिल जी, तो बहुत इजीली 370-375 तक के जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं वो टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज की तेजी के बाद ये डेटा में भी विजिबल होता हुआ नजर आया है, जहां पर हायर साइड की कॉल राइटर्स में शार्प एक अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो हिंडाल्को मेरी तरफ से एक बीटीएसटी खरीदारी का आइडिया है 352-360 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ये है आपके लिए राय हिंडाल्को पर खरीदारी करने के लिए। आइए सेठी साहब से करते हैं मुलाकात, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स, उसके बाद 2:30 बजे की स्टडी। आज तो हमें पता था, वैसे पता हमेशा ही होता है, सेठी साहब तो कभी मना ही नहीं करते, फोन तो उठा ही लेते हैं। बिल्कुल। तो आज तो फिर दिन इतना बढ़िया है कि सेठी साहब तो दिल खोलकर आज देंगे आपको सारी की सारी पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी गुड आफ्टरनून दीपांशु। थोड़ी देर पहले अनिल जी आपको सुन रहा था, फिर मैंने आपको इतला भी किया, आपने कहा निफ्टी पे 17,200 के लेवल। तो अनिल जी आपने बाद में बोला वो गलती से निकला होगा, बट अनिल जी मुझे मालूम है, अभी 2-3 दिन हम साथ थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करी, वीकेंड को कोलकाता में जाए कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। एक तो अनिल जी लोगों का प्यार देखा मैंने आपके लिए, मेरे लिए कोलकाता में, जबरदस्त प्यार, जबरदस्त इज्जत, सम्मान, सत्कार मिला। हैट्स ऑफ टू यू। अनिल जी का तो मतलब जहां चले जाते हैं आजकल वहां बॉलीवुड के जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जैसे इनको किया जाता है। लोगों की भीड़ उमड़ गई अनिल जी आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। अरे मार्केट इतना नीचे है, सबके स्टॉक फंसे हुए, आगे पूछेंगे तो सही ना। अब तो गलत फहमी नहीं है। थैंक यू सेठी साहब, कलकत्ता वालों का प्यार कुछ ज्यादा ही है वैसे, ये बात सही है जी। और बाकी अनिल जी आपके साथ रह के आपके थॉट प्रोसेस के बारे में और भी जाना, तो ये जो 17,200 का लेवल, ये गलती से नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में था और वो निकला है। और अनिल जी मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वेदांता स्क्रीन पे देखा, मुझे 342 दिखाई दे रहा था, जबकि वो 242 हुआ है। तो अनिल जी हो सकता है जल्दी ये सब लेवल आने को मिले। बाकी अनिल जी आपके 17,200 के निफ्टी के कॉल के ऊपर आज 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करने की सलाह है अनिल जी। क्या बात है, ये हुई ना बात। बताएं सर, करिए, शुरुआत कीजिए। अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, एक दमदार कंपनी, स्टॉक का नाम है ला ओपाला आरजी लिमिटेड। ये भारत की एक लीडिंग टेबलवेयर बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है, ब्रांड्स के नाम है ला ओपाला, दीवा और सोलिटेयर। और ये ऑर्गेनाइज्ड ओपलवेयर सेगमेंट में 50% का मार्केट शेयर,
12,000 रिटेलर्स और 200 डिस्ट्रीब्यूशन का जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ये भी स्टॉक अपने जो हाइज है 450-55 के, वहां से घट के ये 255-56 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है एक दमदार कंपनी है, बहुत अच्छे लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सॉलिड फंडामेंटल्स है और अच्छे खासी म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी है, जिसमें HDFC प्रोमिनेंट है। इवन आशीष कचोलिया जी ने भी हाल ही में इसमें 400 रुपए में, जनवरी के महीने में 400 रुपए में खरीदारी की हुई है। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना बनता। 270 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 245 का स्टॉप लॉस। तो 245 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें। कितना टारगेट, कितना? 270? हाँ, 270 का। नहीं, चेक करो ढंग से, 370 होगा। अरे सर, बिल्कुल, ये तो आगे टारगेट। अभी तो क्या बाजार में वापिस से आज मूड माहौल बहुत अच्छा है, तो बोलते के साथ ये स्टॉक का 7-8% चल चुका है। मुझे लगता है ये तो खैर लॉन्ग टर्म की भी बहुत अच्छी स्टोरी है, और इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी 285 तक के टारगेट के लिए रखे, स्टॉप लॉस को ट्रेड करें। ओके, परफेक्ट। बताएं सर, दूसरा स्टॉक? दूसरा स्टॉक है अनिल जी, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पे मैं बुलिश रहा हूँ। स्टॉक का नाम है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, जो कि अभी 325-26 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक दिग्गज ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, जो कि ऑटो केबल्स, हैलोजन बल्ब्स और स्पीडोमीटर्स के लिए एक मतलब लीडिंग कंपनी है। अच्छा मार्केट शेयर है, बहुत ही इनविएबल क्लाइंट लिस्ट है, जैसे TVS मोटर्स है, फोक्सवैगन है, इन सबको कैटर करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स, अच्छे रिटर्न रेशियोज, अराउंड 19-20% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो 0.27, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 16-17% के है, और इसमें भी FISDIs अराउंड 16-17% स्टेक ऑन करते हैं, जिसमें DSP और HDFC। इसमें भी खरीदारी करने की सलाह। 340 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 315 का स्टॉप लॉस। ओके, तो चलिए, ये बहुत बढ़िया, 340 का टारगेट सुप्रजीत। और तीसरा स्टॉक आज का? अनिल जी, जो तीसरा स्टॉक है वो हाल ही में भी मैंने रिकमेंड किया था, एक एग्री फोकस कंपनी है। स्टॉक का नाम है VSP टिलर्स, 2525 के लेवल पे अभी ट्रेड करता है। ये भारत के लीडिंग पावर टिलर्स बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा ट्रैक्टर्स बनाती है, एग्री फोकस्ड है। तो मैंने हाल ही में भी, जब बाजार में मूड माहौल बहुत ही खराब था, तो जो डोमेस्टिक सेंटर्ड बिजनेसेस है, जो कि फिर अच्छे मानसून के कारण अच्छा करना चाहिए, उस कैटेगरी में इस स्टॉक को पिक किया था। और इस कंपनी का एक US की कंपनी है जिमेनो, उसके साथ भी टाई अप है कुछ इंटीग्रेटेड पावर ट्रेन बनाने का, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए। फिर साउथ अफ्रीका की भी एक कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है। फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड, अच्छे रिटर्न रेशियोज, एक जीरो डेट कंपनी। FISDI इसका भी पूरा भरोसा, 20-21% स्टेक ओन करते हैं। इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह। 2600 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 2500 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए तीसरा स्टॉक VST टिलर्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। तो तीन बेहतरीन पिक्स। आइए, 2:30 बजे की स्टडी, थोड़ा देर तो हो रही है, लेकिन दीप जल्दी से ना, वागले साहब और नितिन जी दोनों ही कतार में। नितिन जी पहले हैं, ठीक है, तो एक बार नितिन जी के लिए। पहले नितिन जी आइए। बिगुल निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरार का। बताएं सर। सर, यहाँ पे ITC की 270 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जो 4 रुपए में मिलती है, और जिसके टारगेट होंगे 8 रुपए के, और स्टॉप लॉस होगा 1 रुपए का। ITC में रिलेटिवली काफी स्ट्रेंथ है, और आज हम देख रहे हैं कि इसमें एक बाउंस भी आ रहा है, और लास्ट 4-5 दिन के जो हाईज है उसको स्टॉक ब्रेक कर रहा है। तो कंपैरेटिवली काफी सेफ और स्ट्रॉन्ग रिसेंट डेज में ये स्टॉक लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 दिनों में स्टॉक करीब 278 से 280 तक जा सकता है। तो हम अगर 270 की कॉल ऑप्शन 4 रुपए में लेते हैं, तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 7.5 से 8 रुपए का टारगेट रखेंगे। 7.5 से 8 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। ITC 270 की कॉल। आइए, वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, JSW स्टील बाय करना है। 580 का रेजिस्टेंस इसने क्रॉस किया है। मुझे लगता है ये 595 तक के मूव कल तक देनी चाहिए। अभी 580 20 रुपए का भाव चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 574 का, टारगेट 595। यह है आपके लिए JSW स्टील पर खरीदारी कराए। एक और मेटल काउंटर जो बढ़िया तेजी में है। लेते हैं अनिल जी से अब उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी।
अनिल जी, 3 दिन बाद अमेरिकी बाजार ट्रेड करने वाले हैं और उससे पहले डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर 525 अंक ऊपर, 0.2% की तेजी, 2% से ज्यादा का उछाल आपको नैस्डैक फ्यूचर्स पर आते हुए दिख रहा है। यूरोप के बाजार कल के एक्शन के बाद आज भी 1 से 1.5% ऊपर है। कल भी हमने 1 से 1.5% की तेजी यहां पर देखी थी। कच्चा तेल जरूर थोड़ा ऊपर आया है, आज 2% ऊपर आपको कच्चा तेल दिख रहा है। रुपया भी थोड़ा सा कमजोर हुआ है, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 10 पैसे कमजोर आपको रुपया दिख रहा है। बट एशिया के बाजारों में बढ़िया एक्शन था। चीन फ्लैट था, बट जापान 2%, हांगकांग 2%, बाकी बाजार भी 2% ऊपर और हमारे बाजार भी 2% ऊपर ही हैं। क्या करना है सर इसमें? क्या करना है? तेजी तो है, अभी थोड़ी और स्टीम बची हुई है दीप, ऐसा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि 3 तो हमने बड़े खराब निकाले पिछले 3 ट्रेडिंग से, बहुत खराब। अब से जो चौथा ट्रेडिंग सेशन था पिछले हफ्ते, तब क्लोजिंग मिली थी आपको 15,692 की, एग्जैक्टली वहीं पर आप ट्रेड कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर हम 15,700 के ऊपर बंद होते हैं तो हम 4 दिनों की या 5 दिनों में सबसे बेस्ट क्लोजिंग होगी। और 15,735 के आसपास जो ट्रिपल बॉटम बनाकर हम फिसले थे, अगर उसके ऊपर बंद होते हैं तो 6 दिनों की, और 15,775 7 दिनों की सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ड्रीम एस्पिरेशन ये है कि 15,775 के ऊपर बंद हो जाए, इसलिए मैं राउंड फिगर में 15,800 बोल रहा था। तो एक तो 15,700 के नीचे नहीं चाहिए और 15,775 के ऊपर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो आखिरी 1 घंटे में जो अब बचा है आपके लिए, 40 मिनट 50 मिनट जो भी है, 15,700 से 15,775 ये आपके लिए कंजेशन जोन है और 3 बड़े लेवल हैं। इसलिए इस रेंज में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें, अगर आज आपकी सही लेवल पर एंट्री हो पाई, कल सही लेवल पर एंट्री हो पाई, तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके इंतजार कर सकते हैं। क्योंकि 500 पॉइंट आपके डाउ फ्यूचर से ऊपर है, 3 दिनों बाद खुलेंगे, हो सकता है बढ़ जाए, 500 की जगह 800 1000 भी बढ़ जाए, वो भी है। लेकिन अगर आपको रिस्क कम रखनी है, देखो एक दिन तेजी हो जाने से रिस्क खत्म नहीं हो जाती जी, ओवरनाइट रिस्क हमेशा रहती है। तब भी तो 2 तरीके होंगे जो मैं 3:20 पे आपको बता दूंगा, या तो आप हेज करके जाएं, या अगर आपको आज 15,775 750 ये मिलता है लेवल, तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके दिन में इतना बन गया एंजॉय कीजिए ना। ये कोई सोच सकता था कि इतना बनेगा, लालच भी लिमिट तक ही ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होना चाहिए, उस हिसाब से देखिए। पहली चीज है, फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। बचे हुए समय के लिए अब जो समय बचा उसमें 15,700 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी मैं बताऊं, आज का हाई है अपना 707। अगर आप 15,700 के ऊपर डीप टिक जाते हैं निकल कर, बस सोच सकते हैं आप कितने कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे कल के लिए। एनी केसेस 1 करोड़ तो होने चाहिए, कुल मिलाकर 1 करोड़ 80 लाख शेयर, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख शेयर कॉल राइटर्स आपके मुसीबत में फंसे हुए मिलेंगे आप। तो अगर आज 15,700 के ऊपर आप बंद होते हैं, तो इसलिए 15,700 775 कंजेशन जोन है, तो इसको पार करने में पसीना इसलिए आ रहा है। देखो स्पीड अभी जाके रुकी है 2 बजे के बाद, अब रुकी है, करेक्ट। उसके लिए जिम्मेदार मैं और दीप नहीं कि हम शो करने 2 बजे आए और उसके बाद निफ्टी बढ़ना बंद हो गया। हाँ, नहीं लोग बोल सकते हैं भाई बंसल जी मन में तो सोच ही रहोगे ऐसा, बोले ना बोले कि जैसे ही शो शुरू किया देखो बढ़ना बंद हो गया। लेकिन ये लेवल ही ऐसा है कि जो 15,700 775 कंजेशन जो है इसलिए वहां पर रुक रहा है। तो अगर 15,700 के ऊपर बंद होते तो 1 करोड़ 80 लाख शेयर आपके कॉल राइटर्स आज रिस्क पर होंगे। तो इस हिसाब से आप कल के लिए थोड़ा अच्छा फील कर सकते हैं। और 775 के ऊपर बंद हुआ तो 17,200 क्रॉस, 16,200 करेक्टेड लेवल जो आपके लिए जल्दी आने की तैयारी में। अब आइए बैंक निफ्टी जी 33,500 बचे हुए समय के लिए यही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। 33,550 बहुत प्रिसाइज लेवल चाहिए जिसके ऊपर 3 बजे तक मार्केट टिकना चाहिए ऊपर। 33,550 निफ्टी, बैंक निफ्टी 15,735 निफ्टी। ओके, ये 2 एकदम परफेक्ट लेवल है जिसके ऊपर अगर बाजार टिका तो कल के लिए बहुत शानदार संकेत है। क्यों? 33,500 के ऊपर आप बंद है तो बैंक निफ्टी पे भी 80 लाख शेयर बैंक निफ्टी कॉल राइटर शॉर्ट है। वाह, 80 लाख शेयर 33,500 के ऊपर, और 33,400 के ऊपर ऑलरेडी 45 लाख शेयर शॉर्ट हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट वाले बहुत फंसे हैं। तो अब शॉर्ट कवरिंग आज नहीं हुई है, शॉर्ट कवरिंग अगर आज अच्छी बंद होती तो कल होगी। तो इसलिए जो है लॉन्ग पोजीशन थोड़ा भी होल्ड करें, छोड़े मत, और थोड़ा ऊपर आए तो वहाँ प्रॉफिट बुक करिए। बाकी वापस नीचे में अगर आपको एंट्री करने का मन है कि मैं तो छूट गया मिस हो गया, तो 15,600 पहला लेवल होगा निफ्टी का जहां आपको एंट्री करनी चाहिए। और बैंक निफ्टी पर 33,200 33,300 की रेंज में एंट्री करनी चाहिए। अगर आता है मिलता है आपको तो वहां एंट्री की। क्लियर है? क्लियर है सर, परफेक्ट। आइए कुछ बढ़िया स्टॉक्स जिनका जिक्र हो रहा था उनमें से एक स्टॉक और जो मुझे मजबूत नजर आ रहा है जिसमें तेजी की शुरुआत हुई, जो शायद अभी कौन जो जिक्र कर रहा था, वेदांता का।
अच्छा, सेठी साहब बोले थे। हाँ, वेदांता भी एक जमाने में 340 चलता था, अब 240 है वेदांता। जरा इसके चार्ट्स भी देखिए हिमांशु जी, क्या ये भी एक बढ़िया तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है? अनिल जी देखिए, एक 3 वेव एबीसी जिगजैग करेक्शन का टारगेट कल की डिक्लाइन के साथ यहाँ पर पूरा हुआ है 220-224 रुपए पर। तो बिल्कुल यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ से आते हुए नजर आ सकती है। और उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिलहाल फॉर द टाइम बिंग एक बड़ा बेस 220-225 के आसपास ये स्टॉक बना चुका है। ट्रेडिंग के लिहाज से अनिल जी मुझे लगता है कि 230-232 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है और 250 रुपए तक का एक मुझे लगता है एक रिकवरी नियर टर्म में स्टॉक अटेम्प्ट करता हुआ नजर आ सकता है आपके लिए वेदांता। आइए, चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, एनोक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब, बहुत शानदार तेजी हुई है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, आपको भी बधाई। अब बहुत सारे लोगों का तो एक तो सवाल ये कि इतना ऊपर आया, बेच के निकले क्या, और दूसरे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि तेजी का मार्केट फिर शुरू हो गया। तो दोनों सही सोच रहे हैं या गलतफहमी जरा दूर कर दीजिए। अनिल जी, हमारी इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई है पिछले कई महीनों में, जब मार्केट्स थोड़े ओवर वैल्यू हो गए थे। अभी हम लोग पिछले कुछ 3-4 दिन से देख रहा हूँ, आपके चैनल पे भी कई बार बताया गया कि मार्केट की जो फॉरवर्ड अर्निंग्स हैं, पी है वो 19 के करीब है। जब 40 के करीब थी तो लोग बहुत बुलिश थे, आज 19 पे लोग बुलिश नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि इंडिया में लॉन्ग टर्म बुल रन है, बीच बीच में करेक्शंस आएंगे, शार्प करेक्शंस भी आएंगे। जैसे हमने 2020 के बाद अब देखा, बहुत शार्प करेक्शन था। मगर इस करेक्शन में भी अगर मैं कहूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुई और जो अच्छी रही। हाँ, मेटल्स में एक बहुत ज़्यादा कार्नेज देखने को मिला, मगर मेरा ये मानना है, और मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा जो मैं बार बार बोलता आया हूँ, कि गुड स्टॉक्स आर लाइक टेनिस बॉल्स एंड बैड स्टॉक्स आर लाइक एग्स। तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो निश्चित रूप से वापस आ जाएंगे। कई लोग पूछते हैं कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, क्या ये वापस आएंगे, वेदांता ये वापस आएंगे? निश्चित रूप से वापस आएंगे। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल होल्ड करके रखें। आप ये पूछ रहे हैं कि कोई दोबारा से करेक्शन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अभी भी इन्फ्लेशन के फियर्स बहुत ज़्यादा हैं। सेंट्रल बैंकर्स ने अभी भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ाते रहेंगे, और मुझे लगता है जब तक इन्फ्लेशन के टारगेट्स जो यूएस फेड ने बोला 2% तक नहीं आ जाते, तो वो लोग मैनेज करने के लिए जो कुछ भी होगा वो करेंगे। इस दौरान एक सिल्वर लाइनिंग भी है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर क्रूड में गिरावट आती है, जो हमने पिछले दिनों कुछ देखी 5-6% की क्रूड की गिरावट, तो अगर आप इन्फ्लेशन के पूरे सिनेरियो को देखें तो 40% करीब एनर्जी कॉस्ट्स बढ़े हैं। उसके अलावा फूड इन्फ्लेशन है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और अगर वॉर में कहीं से भी धीमापन आया या कुछ सोल्यूशन पे पहुंचे, तो मुझे लगता है फ्यूल इन्फ्लेशन भी और फूड इन्फ्लेशन भी दोनों कहीं ना कहीं मैनेज होंगे, और बहुत ज़्यादा गिरावट उसके बाद नहीं दिखती। तो कॉशियस अप्रोच रखें, अच्छी कंपनीज बनाएं, लेवरेज ना रखें। दोबारा मैं बोलना चाहता हूं, लेवरेज ट्रेड्स बिल्कुल ना करें, और यही तरीका है ऐसे मार्केट्स में सर्वाइव करने का। और अगर आपने अच्छे स्टॉक्स लिए हैं, और यदि आप टाटा मोटर्स लेके बैठे, मैं कई बार बोलता आया हूँ, टाटा मोटर्स भारत का टेस्ला मुझे लगता है, या और दूसरी कंपनीज, मैंने एक और कंपनी बोली थी एसआई क्लास, जिसका अभी टारगेट मीट आउट हुआ है 500 का, 2-3 दिन पहले एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में बोला था। तो अच्छी कंपनीज, अनलेवरेज्ड कंपनीज अगर आप लेंगे, और जिनका बिजनेस अच्छा है, जो अच्छे सेक्टर में है, ग्रोथ सेक्टर में है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा घबराहट की ज़रूरत है। और फ्रेश खरीदारी के लिए भी मैं ये कहूँगा कि जो बहुत वेल रिसर्च्ड लो पी कंपनीज को खरीदिए, बहुत ही अच्छा टाइम है। कल मैं देख रहा था कुछ अच्छी मेटल कंपनीज भी अवेलेबल हैं बहुत लो पी पे, तो बुराई नहीं है कि इनमें अभी खरीदारी करी जा सकती है। अगर स्टील अथॉरिटी की बात करें, स्टील अथॉरिटी करीब 1.5 के पी पे अवेलेबल है, जिस तरीके का प्रॉफिट से बना रहा है। तो अगर 60-65 पे स्टील अथॉरिटी मिलता है तो मुझे कहीं इसमें बुराई नहीं लगती। हिंडाल्को में कहीं बुराई नहीं लगती। एक और छोटा कंपनी है सांडूर मैग्नीज, मैं उसका ईपीएस देख रहा था, जो बहुत 4 गुना हो चुका है ईपीएस, जो लास्ट क्वार्टर में उन्होंने बताया था। तो ऐसी कंपनी जिनके अर्निंग्स अच्छे हैं, जिनके कैश फ्लोज अच्छे हैं, जिनका बिजनेस अच्छा है, जो कहीं ना कहीं मोनोपोली बिजनेस में बैठे हैं, वो लेके रखना चाहिए। मैं बार बार रिआइटरेट करूंगा, टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक मुझे 1000 रुपये का नजर आता है, और ईवी स्पेस में नो डाउट सबसे बड़ा काम आज की डेट में टाटा मोटर्स कर रहा है। तो अच्छी कंपनीज में बने रहिए। अगर गिरावट भी आएंगी तो ये बहुत जल्दी वापस आएंगी, और ये एवरेज करने के मौके होते हैं अच्छी कंपनीज को जब गिरावट अगर आती है तो। ये है आपके लिए राय चोपड़ा साहब की तरफ से बाजार पर। आइए बसनी साहब से करते हैं मुलाकात। 2:45 हो गए। आइए, बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है।
बचिन साहब, आज तो साक्षात दर्शन देते, फोन पे अच्छे नहीं दिख रहे सर। अनिल जी दे दूंगा, जल्दी 18,000 आएगा तो आ ही जाऊंगा। स्टूडियो में नहीं है, स्टूडियो में थोड़ा मुंह थोड़ा नीचे रखा हुआ है, आज आपने काफी रौनक दी है। स्टूडियो में सर, स्टूडियो में सर 18,000 में तो आप जहाँ कहोगे। अरे 18,000 तक कौन इंतजार करेगा सर, उसके पहले हम पहले ही तैयार हैं। उससे पहले ही आ जाऊंगा, 16,500 तो करा दूं अगले हफ्ते, फिर आता हूँ मैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, इंतजार है। बताएं सर पहले तो आउटलुक और अपडेट। सर तो देखिए, कल खड़े होके बैंक निफ्टी और निफ्टी दीपांशु को मैंने ही दिलाया था, और मैं उसका थोड़ा सा क्रेडिट लूंगा कि मैं कई बार गलत भी हुआ हूं, बट यस्टरडे आई हैड द कन्विक्शन एंड आई टोल्ड यू ओवरसोल्ड मार्केट हैव टू बाउंस। टाइटन देखिए, हिंडाल्को देखिए, जीएमआर, आईएक्स, आज सुबह दीपांशु को टाटा केमिकल दिलाया 795 पे, देखिए 827 रुपए। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स अनिल जी, और तीनों पैसे कमाने की, और 16,500 से पहले नहीं रुकेगी ये मार्केट। क्या बात है, बताएं सर तीनों पिक्स। अनिल जी, बजाज ऑटो में बाईबैक आ गया 27 तारीख को, और 140 डिविडेंड है, और इतने साल बाद जो बाईबैक आया है वो कोई छोटा बाईबैक नहीं होएगा। मुझे लगता है 4500 का भाव मिनिमम होएगा, और बहुत रेशियो बहुत अच्छा होएगा। तो 4500 रुपए में बजाज ऑटो लीजिए, 3425 का स्टॉप लॉस। मैं 3750 से पहले नहीं बेचूंगा, 3750 मुझे टारगेट दिखता है बजाज ऑटो का। दूसरा पिक पीएफसी, पावर में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, पावर फाइनेंसर्स आर इन द बेस्ट पॉसिबल प्लेस, और आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रिकवरीज आर गुड। पीएफसी हैज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, 8% डिविडेंड यील्ड एट 101 में लीजिए, 9750 का स्टॉप लॉस, 107 का टारगेट। और तीसरा पिक जो मुझे लगता है अनबिलीवेबल प्राइस पे है, वो है टाटा मोटर्स। अब ये 3-4% बढ़ चुका है, लेकिन 450 का भाव दिखता है मुझे। 396 397 में लीजिए, 385 का स्टॉप लॉस, 440 का टारगेट। तो 3 स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी करने की राय, और ऑटो पर ज्यादा बुलिश है। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। बजाज ऑटो खरीदे 3510 के आसपास, 3425 का स्टॉप लॉस, 3750 का टारगेट। और पीएफसी खरीदे 101 के आसपास, 9750 का स्टॉप लॉस, 107 का टारगेट। शायद कैश में नीचे हो सकते हैं भाव, वो देख लीजिएगा आप। और टाटा मोटर्स खरीदे 397 रुपए के आसपास, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलें, और 385 का स्टॉप लॉस और 440 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में करनी है खरीदारी। शानदार 3 पिक्स और बसिन साहब की तरफ से धन्यवाद सर। कल सुबह मुलाकात फिर से, वही हमारा समय फिक्स है 9:45। सुमित जी तैयार है सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक है 233 रुपए 25 पैसा अभी भाव चल रहा है। ये स्टॉक में भी एक अच्छी खासी गिरावट के बाद पुलबैक के संकेत मिल रहे हैं। स्टॉक का नाम है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। इस स्टॉक के अंदर कल का और परसों का हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ पे CMB पे स्टॉक में खरीदारी करें। स्टॉक में जो नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा 227 रुपए 228 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट है। इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से 228 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 1 से 2 दिनों के लिए इसमें खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 240 रुपए का पहला टारगेट, 242 रुपए का दूसरा टारगेट। 1 से 2 दिनों के लिए कॉल है, खरीदारी करें। 240 242 के टारगेट्स के लिए 228 के नीचे का स्टॉप लॉस। ABFRL में ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 235 वाला कॉल अभी CMB 5 रुपए 90 पैसा 6 रुपए चल रहा है, इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 3 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 9 रुपए से लेके 10 रुपए तक के टारगेट होंगे 1 से 2 दिनों के लिए, और स्पॉट लेवल्स में 240 से 242 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें ABFRL। AB फैशन ये है एक स्टॉक जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी 240 242 के टारगेट्स के लिए। नजर है बाजार में, और भसीन साहब अभी ऑटो स्टॉक्स की बात कर ही रहे थे। ऑटोज में वैसे भी तेजी है, हमारा भी कन्विक्शन रहा। वीक बाजार में भी ऑटोज ने आउट परफॉर्म करा है, और अब तो और भरोसा ऑटोज पर आते हुए दिख रहा है। तो आइए थोड़ा और समझते हैं ऑटोज की तरफ से आने वाला समय कैसा रह सकता है। अरमान एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के साथ है तैयार। अरमान बताइए। कुछ ही दिन पहले हमने एक एक्सक्लूसिव रिसर्च भी करी थी। हमने कहा था कि ऑटो कंपनियां जो रहती हैं वो जब भी इन्फ्लेशन जब पीक आउट हो जाता है उसके बाद उनके मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हैं। और ये भी बताया था हमने कि कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्रेस रिलीज में बता रही है कि डिमांड स्टेबल है और अच्छी है। और उसी पे सर ने ये बताते हुए कहा था कि सिर्फ आप ऑटो कंपनियों पर ध्यान मत रखिएगा, ऑटो एंसिलरीज पर भी ध्यान रखिएगा। अब उसी पे एक रिपोर्ट आती हुई दिख रही है इकरा की। इकरा ये बोल रही है कि जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है उन पर रखना है फोकस, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं इनकी FY23 में जो ये
आय है ये लगभग 8 से 9% की आय जो इनमें बढ़ोतरी आ सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो इनका FY22 में अनुमान था कि कितनी इनकी आय बढ़ेगी, लगभग जो अभी आय बढ़ी है वो 23% बढ़ी है, जो कि उनके अनुमान से काफ़ी बेहतर है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि हाल ही में जो अब पहले जो FY22 में जो मार्जिन्स में जो इनको इम्पैक्ट देखने को मिला था, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है वहाँ पर प्रेशर आते हुए दिखा था। और हाल ही में अगर आप देखेंगे कि मई महीने से अगर अभी तक देखेंगे तो स्टील के भाव भी लगभग 17% से ज़्यादा तक गिर चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर आप दूसरी कंपनियों की बात करेंगे, दिग्गज कंपनियों में जिसमें मारुति सुजुकी है, उन्होंने एकरा ने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि इनको जो सपोर्ट मिला है वो एक्सपोर्ट में अच्छी ग्रोथ से मिला है। और अगर हाल ही का अगर आप मई महीने का मारुति सुजुकी का प्रेस रिलीज देखेंगे तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो उन्होंने मई में एक्सपोर्ट्स का डेटा दिया है वो उनका हाईएस्ट एवर है। उसी के साथ साथ कंपनियां नए लॉन्चेस भी ला रही हैं। तो इनको ओवरऑल मिला के और इकरा की रिपोर्ट जो ये कह रही है कि आप सिर्फ ऑटो स्टॉक्स पर ही नहीं, ऑटो स्टॉक्स सिर्फ ऑटोमोबाइल्स पर लीड में नहीं, जो एंसिलरीज है और ऑटो पार्ट्स है उसके लिए भी बहुत अच्छी ग्रोथ के बोल रहे हैं वो। तो ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज दोनों के लिए बढ़िया समय आ सकता है और आज तो हम देख ही रहे हैं ऑटो काउंटर्स भी बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। तो नजर रखते हैं इस स्पेस पर। शुक्रिया अरमान ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच थोड़ा बाजार ऊपर से कूल ऑफ हुआ, बात कर रहे थे करीब करीब 70-80 पॉइंट कूल ऑफ हुआ, वापस 15,650 पर निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा कुछ काउंटर्स में कूल ऑफ आपने होते हुए दिखा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग बाय द वे नजर रखिए, वायदा कारोबार के बैन में इसलिए आजकल ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है, बट 10% ऊपर ये काउंटर आज आपको आते हुए दिखा है। 9.5% की तेजी इस समय दिखा रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। इस पर एक बार जरा वागले साहब की राय ली जाए। वागले साहब, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1150 के ऊपर जाता हुआ सर? दीपांशु, मोमेंटम तो दिखता है 1200 तक ये स्टॉक जाना चाहिए यहाँ पर, या मे बी एक 7-8 रुपए की करेक्टिव मूव पे लेना चाहिए। 1139 का स्टॉप लॉस होगा और 1200 का टारगेट, ये आज और कल तक का टाइम फ्रेम। तो ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिस पर रखनी है नजर। आइए हिमांशु जी की एक कॉल है तैयार, चलते हैं उनके पास। हिटमैन हिमांशु के लिए। बताएं सर। दीपांशु, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स की 70 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। 2 रुपए 10 पैसे के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर टारगेट रहेगा 3 रुपए 40 पैसे का और 4 रुपए का दूसरा टारगेट। मतलब डबल के लिए मैं ये ट्रेड दे रहा हूँ, जो मेरा जिस हिसाब से यहाँ पर सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं रैशनल अभी बताता हूँ आपको। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा करीब 1 रुपए 50 पैसे का। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग में 70 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदनी है। दीपांशु देखिए, अगर इसका आप डेरिवेटिव डेटा देखें तो सबसे बड़ी कॉल राइटिंग विजिबल थी 70 के स्ट्राइक पर, और वहां पर आज आधे से भी ज्यादा अनवाइंडिंग ऑलरेडी होते हुए नजर आई है। 72, 74 अक्रॉस पुट राइटर विजिबल है और हायर स्ट्राइक्स पर क्लियर कट एक अनवाइंडिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर रियलिटी स्टेक का जो रियलिटी की जो लोन बुक है उससे जुड़ी यहाँ पर कुछ न्यूज कल मैं गो थ्रू कर रहा था, शायद कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते यहाँ पे डेरिवेटिव्स में एक पॉजिटिव पोजीशनिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और इसको प्ले करने के लिए 70 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलेंगे 3 रुपए 20 पैसे और 4 रुपए के टारगेट्स के लिए। मुझे लगता है कल तक यहाँ पर ये टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। NBFCs की तरफ आ रहा है। तो इंडिया बुल्स की हमने अभी बात करी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर वागले साहब की राय ली, हिमांशु जी के रेडार पर L&T फाइनेंस आते हुए दिख रहा है। थोड़ी नजर रखिए, ये काउंटर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडेक्स में अब थोड़ी रेजिस्टेंस आपको आती हुई दिख रही है, बट स्टॉक्स में अब फाइनेंशियल्स पर थोड़ा एक्शन ज्यादा बनते हुए आपको दिख रहा है, और उनमें से एक काउंटर है L&T फाइनेंस। इंडिया मार्ट, इस पर रखिए नजर, लंबे समय बाद ये रेडार पर आया और वायदा कारोबार का टॉप गेनर है। कुणाल जी जरा इंडिया मार्ट देखें, भारी पिटाई हो चुकी थी इस काउंटर की, काफी समय से सबड्यूड था, आज वायदा कारोबार का टॉप गेनर। देखिए बाउंस आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, और जिस तरह से पिटाई हुई है उसी अनुपात में आपको बाउंस आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए, इस तरह की बड़ी गिरावट के बाद इस तरह का बाउंस स्वाभाविक सी बात है। तो मुझे लगता है जब तक स्टॉक कोई बहुत मैसिव रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी को नहीं दिखाती तब तक खरीदारी की राय नहीं होगी। स्टॉक को 4500 का लेवल पार करने दें, उसके बाद ही इसमें खरीदारी के बारे में विचार करें। तो 4500 के ऊपर ही खरीदारी करें। वैसे काफ़ी भारी पिटाई इस काउंटर की हो चुकी है इन रीसेंट टाइम्स, इस पर रखनी है नजर। बट नजर आप रखिए साथ में जस्ट डायल पर भी, उस पर भी एक अच्छा एक्शन आ रहा है। लाइक टू लाइक कंपैरिजन अगर इंडिया मार्ट का करना है तो फिर जस्ट डायल से होगा, जो इनका जेडी मार्ट है डायरेक्ट कंपटीशन में इसके। चोपड़ा साहब कवर करते हैं इस स्पेस को, काफ़ी समय से बाजार के रेडार पर नहीं रहे हैं, बट कुछ चैनल चेक्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद जस्ट डायल के परफॉर्मेंस इस बार अच्छी रह सकती है, थोड़ा बाजार के रेडार पर वापस स्टॉक भी आ रहा है।
देखिए मुझे लगता है ये ट्रेडर्स डिलाइट है। एक और मैं बात हमेशा बोलता हूँ कि कितना फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। जस्ट डायल का एक टाइम था जब लोग जस्ट डायल पे फ़ोन करके पूछा करते थे कि हमको एक XYZ सर्विस चाहिए या जो भी चाहिए। तो अब आई थिंक अमेजन एंड बहुत सारी जो दूसरी वेबसाइट्स हैं जो इन्फॉर्मेटिव हैं, बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर लिया है इन्होंने जस्ट डायल के बिजनेस को। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस नहीं है जस्ट डायल, ये ट्रेडर्स डिलाइट रह गया है और ट्रेडर्स इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मगर इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो जब तक बिजनेस फ्यूचरिस्टिक नहीं होता तो मुझे उसमें जूस नहीं नज़र आता। और मुझे लगता है जस्ट डायल के अलावा बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जहां पर लोग फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि उनके शहर में कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं या कौन कहाँ प्लम्बर मिलता है या कहाँ इलेक्ट्रिशियन मिलता है, जो जस्ट डायल को पहले बहुत यूज़ किया जाता था। मगर अब मुझे लगता है बिजनेस मॉडल जितने इवॉल्व होते जा रहे हैं, या तो जस्ट डायल अपने बिजनेस मॉडल को बहुत ज़्यादा इवॉल्व करे, कुछ नया लेकर आए, अदरवाइज इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जब भी कंपटीशन ज़्यादा होता है तो मार्जिन्स कम हो जाते हैं, और जब मार्जिन्स कम हो जाते हैं सस्टेनेबिलिटी कम हो जाती है। हमने देखा बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अभी दबा के लोगों को निकाला, बहुत सारा मैन पावर कम किया। वो इसलिए किया क्योंकि मार्जिन्स बहुत स्क्वीज होते जा रहे हैं, और जिस भी बिजनेस में मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, कैश फ्लो स्क्वीज हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्क्वीज हो रही है, तो वहाँ पर इस तरह की वैल्यूएशंस जस्टिफाइड नहीं होती। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस नहीं है ये, या तो ये अपने बिजनेस मॉडल को इवॉल्व करे, और अदरवाइज धीरे धीरे हम इसको नीचे आता देखेंगे। तो ये है आपके लिए जस्ट डायल, धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, बात तो सही है चोपड़ा साहब की, और आज तो लग ही रहा है कि पूरे ट्रेडर्स के कंट्रोल में है बाजार, बढ़िया मूव आ रही है, बट ज़्यादा कन्विक्शन नया ले। जस्ट डायल पर भी रखें नज़र, और नज़र रखनी है आपको जहाँ तक सवाल है इंडिया मार्ट, दोनों ही काउंटर्स बढ़िया मूव इस समय दिखा रहे हैं। इस बीच थोड़ा ऊपर से जो बाजार हल्के हुए हैं उसमें एक स्टॉक पर आपने थोड़ा एक्शन देखा है, वो IDFC फर्स्ट बैंक। सुमित जी, IDFC फर्स्ट बैंक जरा इस पर नजर डालिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले उस समय एक्चुअली काफी सारी खबरें चल रही थी, तो ये उस समय हाईलाइट नहीं हो पाया, बट 1.1% इक्विटी का सौदा आपने IDFC फर्स्ट बैंक में होते हुए दिखा है। लगभग 6 करोड़ 5.9 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए हैं, 30 रुपए 50 पैसे के आसपास। जरा नजर डालें, इतना बड़ा सौदा हुआ है इस पर IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट। सर दीपांशु, देखिए सौदा जरूर हुआ है, लेकिन स्टॉक के प्राइस एक्शन में कुछ खास मूवमेंट देखने को मिला नहीं है। इतनी तेजी के अंदर स्टॉक मुश्किल से 1% या 1.5% के आसपास ऊपर है, तो जब तक इसके अंदर कोई कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक इसको वेट एंड वॉच करें, इसको ऑब्जर्व करें और इस पर ट्रेड ना करें। ऊपर में 32 रुपए का लेवल जब ये निकलेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तब जाके इसके अंदर कोई मोमेंटम बनेगा और फिर ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा। तो फिलहाल ये स्टॉक में ऐसा नहीं लग रहा मेरे को कोई बहुत बड़ा मूव आएगा। हाँ, एक लेवल को जरूर वॉच करें, ऊपर में 32 रुपया और नीचे के अंदर 28 से 29 रुपया। अगर नीचे के लेवल टूटे तब तो नीचे ही जाना है, ऊपर में 32 टूटे तब फिर इसके अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल जाएंगे, फिर ये 35 से 38 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो मार्केट्स में तेजी जारी रही तब ये होगा, अदरवाइज ये वापस से गिर जाएगा, तो एक बार इसको अवॉइड करें। तो ये है आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक, इस पर रखिए नज़र। कुछ काउंटर्स हैं जो ऊपर से कूल ऑफ हो रहे हैं, निफ्टी भी करीब 50-60 पॉइंट ऊपर से कूल ऑफ हुआ है इस समय, इस पर रखनी है नज़र। पर नज़र रखिए जहाँ तक FMCG काउंटर्स का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं, हमारे भी रेडार पर रहे FMCG स्टॉक्स। वरुण है हमारे साथ बताने के लिए कि एग्जैक्टली FMCG में क्या चल रहा है, क्यों रखनी है यहाँ पर नज़र। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहता है कि जिस तरह से कमोडिटी की कीमतें गिर रही है उसके चलते मार्केट्स में नो डाउट आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कमोडिटी स्टॉक्स जो है उनमें गिरावट है, लेकिन पिछले 1 महीने में ये जो गिरावट हुई है इसका फ़ायदा आगे चल के FMCG काउंटर्स को हो सकता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1 महीने में जो इन कंपनियों के खासकर रॉ मटेरियल होते थे, पाम ऑयल 22% की गिरावट, सनफ्लावर तेल 7% की गिरावट, रॉ शुगर 6% के आसपास की गिरावट यहाँ भी देखने मिली है। और आने वाले दिनों में 2 चीज़ हो सकती है, या तो ये कंपनियां अपनी प्राइसेस जो है उनको घटाए जो इन्होंने प्राइस हाइक ली थी, और अक्सर हमने देखा है कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन जब बनती है तो प्राइस हाइक जितनी ली गई थी उतनी प्राइस कट्स होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है इन कंपनीज को उसका मार्जिन में ज़्यादा फायदा आपको देखने मिलेगा। इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स में आपने देखा कि इन कंपनीज के मार्जिन पर हिट देखने मिला था, लेकिन आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि इन कंपनीज के मार्जिन में सुधार मिले। क्यों? क्योंकि आप पाम ऑयल को ही देख लीजिए, पाम तेल अगर आप देखेंगे तो 90% पाम तेल का इस्तेमाल जो है वो खाने पीने के प्रोडक्ट्स में होता है, और उसमें भी साबुन बनाने वाली कंपनी जो है उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनके कुल खर्च में से 20 से 30% जो है वो पाम ऑयल का होता है। स्नैक्स बनाने वाली कंपनियां जो है उनका 15 से 20% के आसपास का खर्च जो है वो पाम ऑयल का होता है। इसके लिए यहाँ पे प्रताप स्नैक, DFM फूड जैसे कंपनीज को नज़र में रखना है। साबुन बनाने के लिए HUL, गोदरेज कंज्यूमर, ज्योति लैब जैसे कंपनियां जो है वहाँ पे आपको नज़र रखना है। इसके अलावा पाम तेल का इस्तेमाल जो है
वो नूडल्स बनाने में भी होता है, याद रखिएगा, बिस्किट बनाने में भी होता है। तो आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, इनको अपने रडार पर रखेगा। अब सनफ्लावर तेल की जो कीमतें गिरी है, करीब 7% के आसपास की गिरावट आई है। इसका बड़ा फायदा जो है मैरिको को मिल सकता है, क्योंकि कच्चे माल जो है कुल कीमत में करीब 5 से 8% का जो कॉस्ट है वो केवल सनफ्लावर ऑयल का है। शुगर की कीमतें 6% ये गिरी है। और वरुण बेवरेजेस, ये कंपनी पे आप नजर रखेगा, क्योंकि इस कंपनी के कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में से करीब 20 से 25% जो है वो केवल शुगर का होता है। तो लगातार जो रॉ मटेरियल की कीमतें गिरते जा रही है, खासकर ये जो खाने पीने के रॉ मटेरियल की कीमतें गिर रही है, उसका फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में आपको काफ़ी सारी एफएमसीजी कंपनीज में देखने मिले। हाल फिलहाल में आपने देखा भी था, रुचि सोया ने अपने दाम घटाए थे, तो बाकी कंपनियां पता नहीं अपने दाम घटाएगी, अगर दाम नहीं घटाए तो मार्जिन जरूर बढ़ा लेगी। मार्जिन थोड़े बढ़ सकते हैं। कंपनियों ने वैसे पास ऑन किए थे थ्रू दाम, या थोड़े अब्जॉर्ब भी कर लिए थे जब बढ़ रहे थे दाम? थोड़े अब्जॉर्ब किए थे, उसके वजह से तो मार्जिन गिरे थे, लेकिन कुछ कंपनियों ने सस्टेन भी कर लिया था। तो अब वही है कि यहाँ से अगर काटे नहीं है इन्होंने दाम, समझिए, अब ज्यादा बढ़ाए नहीं तो ज्यादा काटेंगे भी नहीं। और यहाँ और अक्सर ऐसा होता है दीप, बढ़ाने के लिए आप बढ़ा भी देते हो, काटते टाइम आप काटते नहीं हो, क्योंकि वो डिमांड आपकी ऑलरेडी आ जाती है ना, तो क्लियर बात है कि आ जाती है, तो अब मार्जिन बढ़ सकते हैं, मार्जिन तो सुधरेंगे अब इस तिमाही में। बिल्कुल। चोपड़ा साहब, एफएमसीजी वापस थोड़ा अच्छा समय लौट सकता है, रूरल कंजम्पशन भी संकेत हैं इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा तो वहाँ पर भी रिवाइवल आ सकता है। तो जैसे वरुण हाईलाइट कर रहे थे, काफ़ी तेज़ी से ये कच्चे तेल, ये रिफाइंड और एडिबल ऑयल्स के दाम गिरे हैं सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीप आप, और बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब भी इनपुट कॉस्ट घटते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, कैश फ्लोज अच्छे हो जाते हैं, और अच्छा मॉनसून मतलब रूरल इकोनॉमी में रिवाइवल। और जहां तक एफएमसीजी की बात हम करें, अगर आप हिंदुस्तान लीवर को देखें, कोलगेट जैसी कंपनी को देखें, डाबर जैसी कंपनी को देखें, मुझे लग रहा है इनमें बहुत ही अच्छा करेक्शन हो चुका है। इवन नेस्ले, तो ये कंपनीज वो हैं जो भारत के नुक्स एंड क्रेनीज में हैं कि गांव देहात में भी इनका माल मिलता है, छोटी से छोटी किराने की दुकान पे भी इनका सामान मिलता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा रिवाइवल देखने को मिल सकता है, और मैं खास करके हिंदुस्तान लीवर पे, कोलगेट पे काफ़ी बुलिश हूँ, और ये दोनों कंपनीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कोलगेट खास करके क्योंकि इसका करीब 51-52% मार्केट शेयर है, और ये ऐसा एसेंशियल आइटम है जिसके बिना आपका दिन शुरू नहीं हो सकता। तो अगर आप पहले लोग बहुत ज़्यादा दंत मंजन और दातुन करते थे गाँव देहातों में, मगर अब टूथपेस्ट का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, और इनके जो दूसरे वेद शक्ति जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने पतंजलि को भी काफ़ी कंपटीशन दिया है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान लीवर, जिसके पास एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज है, फॉलोड बाय कोलगेट और उसके बाद मैरिको, मुझे ये कंपनीज अच्छी लगती है। मैरिको प्राइमरली अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए है, मैरिको के जो प्रोडक्ट्स हैं, रूरल में ज़्यादा डिमांड इनकी नहीं है, बारिंग दी कोकोनट ऑयल। बट अगेन मुझे लगता है कि मैरिको भी बहुत अच्छा कर सकता है, बट अगेन माय फर्स्ट चॉइस इज हिंदुस्तान लीवर, जिसके बाद बहुत शानदार प्रोडक्ट रेंज है, और एफएमसीजी आने वाले समय के लिए अच्छा लगता है। कॉस्ट्स कम होंगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और नेटवर्क तो इनका ऑलरेडी है ही। तो आई थिंक कि जैसे ही मानसून शुरू हो जाता है, उसके बाद फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, तो एक नेचुरल डिमांड भी आनी शुरू हो जाती है। तो एफएमसीजी मुझे बहुत अच्छी लगती है विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो एफएमसीजी पर रखिए नज़र, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अच्छे लग रहे हैं, और चोपड़ा साहब का भरोसा भी है। अभी थोड़ी देर पहले आईटीसी पर भी आपके लिए कॉल आया था नितिन जी की तरफ से 270 की कॉल खरीदने का, वो स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में दिख रहा है। कुछ और बाजार के ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर रखिए नज़र, जहां पर आपको अच्छी मूव आती दिख रही है। असाई ग्लास, आई थिंक आज सुबह इस काउंटर के बारे में बात हो रही थी, और वहाँ पर एक बढ़िया उछाल अभी अभी आपने आते हुए दिखा है। आई थिंक हिमांशु जी की शॉर्ट टर्म पिक भी थी आज जब हम बात कर रहे थे एसपीएल मिड कैप में, और वहाँ से एक बड़ा बाउंस इस काउंटर पर आते हुए दिखा है। हिमांशु जी, अपडेट देना चाहेंगे सर, सुबह की आपकी शॉर्ट टर्म पिक, बढ़िया उछाल इस पर आ रहा है, 515 का लेवल इस समय। थैंक यू सो मच दीपांशु, मुझे भी याद दिलाने के लिए। मैंने अभी जस्ट चार्ट चेक किया, 525 का टारगेट था, 523 रुपए का और इसमें हाई लग चुका है। तो मेरी सलाह रहेगी इन लेवल्स पे यहाँ पर स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें 500 रुपए के ऊपर, और अगर चाहें तो यहाँ पर मुनाफा बांध सकते हैं, क्योंकि 520-525 रुपए पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। पोजिशनली मुझे लगता है वापस से कोई डिप अगर 480 के आसपास मिलती है तो वहां पर फिर से इसमें खरीदारी करके चला जा सकता है। आपके लिए असाई इंडिया ग्लास, जहां पर रखिए नजर। सुबह हिमांशु जी की शॉर्ट टर्म पिक थी एसपीएल मिड कैप्स में, एक ही दिन में 15% की तेजी आपको इस पर आती हुई दिख रही है। आइए, एक सुमित जी का कॉल है और बिल्कुल बजाते हैं उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी।
दीपांशु बाय का स्टॉक है 34.90, 35.05 अभी भाव है। और इस स्टॉक को भसीन साहब बार बार में बोलते हैं कि एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ लगी है, ये स्टॉक चलना ही चाहिए। तो वही स्टॉक है जिसका भाव अभी चल रहा है 35 रुपए। स्टॉक का नाम है GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। एक करेक्शन के बाद आज स्टॉक ने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया है और एक आज के दिन में स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। 33 रुपए 50 इसका नीचे में सपोर्ट है, तो 33 रुपए के आसपास इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और GMR इंफ्रा में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करनी है। यहाँ से ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 37 रुपए से लेके 38 रुपए, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। एक बार ये 38 का लेवल तोड़ता है तो 40 का लेवल पोजिशनली ये क्रॉस करेगा। फिलहाल इसको ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से खरीदारी करें। 37 से 38 के टारगेट्स के लिए 1-2 दिनों के लिए ट्रेड होगा। 33-50 का नीचे में स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए GMR इंफ्रा जिस पर आपको रखनी है नज़र। इस समय अच्छा एक्शन ये काउंटर दिखा रहा है। एक्शन आपको चुनिंदा बैंक्स में भी आते हुए दिख रहा है। CSB बैंक देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा स्पाइक आया था, वर्टिकल स्पाइक आपको CSB बैंक में आते हुए दिखा था। अभी भी वो लेवल्स होल्ड कर रहा है। जरा बंसल जी CSB बैंक का चार्ट देखें सर, जो थोड़ी देर पहले एक बड़ा स्पाइक इस पर आते हुए दिखा था। जी दीपांशु, एक अच्छा उछाल यहाँ पर CSB बैंक में देखने को मिल रहा है। प्लस में एक ब्रेकआउट भी हुआ है 188 के ऊपर। तो जिनके पास है दीपांशु बने रहने की राय है। यहाँ पर ब्रेकआउट के जो स्तर हैं 188 के, उसके नीचे 197 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में दीपांशु 196 197 के टारगेट बैठते हैं। 197 के टारगेट के लिए CSB बैंक, इस पर करें खरीदारी। ये वापस आपको काउंटर मोमेंटम में आ रहा है। GNFC, इस पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। अभी वापस थोड़ा डिप हुआ था ऊपर से, अब वापस खरीदारी के मूड में आपको GNFC आते हुए दिख रहा है। और हमने तो आज सुबह फर्टिलाइजर्स पर आपको बताया भी था कि किस तरह से अब रुके हुए फर्टिलाइजर शिपमेंट्स वापस खुल सकते हैं। वागले साहब, GNFC में कोई इंटरेस्ट सर? हालांकि आज 8% ऑलरेडी भाग चुका है। दीपांशु, कल के ब्रेकडाउन के बाद ये पुल बैक है जो एक्सटेंड हो सकता है। 600 तक ये स्टॉक जा सकता है। अभी 587 का भाव है, उसके ऊपर क्लोज होगा तो फिर इसमें एक बड़ी वाली मूव आ सकती है 650 680 की। तो आई थिंक वी विल वेट फॉर 600 टू बी बुक। ओके, तो थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद ही राय लेंगे। बट GNFC पर रखिए नजर। नितिन जी, कोटक बैंक पर आपकी राय लेना चाहता हूं। आज पूरा बाजार अच्छे मोमेंटम है। बैंक निफ्टी अभी 500 पॉइंट ऊपर है, थोड़ी देर पहले 800 पॉइंट ऊपर था। बट कोटक बैंक तेजी में हार्डली इसने पार्टिसिपेट किया और अब जो थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है उसमें सबसे आगे ये गिर रहा है। क्या चल रहा है सर इसमें? देखिए, कोटक बैंक में बहुत ज्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट वाइज देखेंगे तो 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और स्टॉक ऊपर से नीचे आया है, बट कल के लो से ऊपर ही है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव डेटा आज के लिए नहीं है। और लास्ट 2-3 दिनों में ये देखेंगे कि 1660 पे इसने काफी अच्छा सपोर्ट बनाया है। तो मेरे ख्याल से अगर बाय पोजीशन है तो 1660 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। और जैसे ओवरऑल लग रहा है कि एक बार ये वापस से 1720 तक जाना चाहिए। तो इस लेवल पे बहुत ज्यादा डेटा खराब नहीं हुए हैं। नीचे से एक बाउंस और मिलना चाहिए और 1720 तक का एक लेवल है, वहां तक बाउंस कर सकता है। स्टॉप लॉस 1660 के बनते हैं। स्टॉप लॉस 1660 का रहेगा कोटक बैंक। यहां पर भी एक बाउंस आ सकता है, बट फिलहाल अब ये लाल निशान में आ गया है कोटक बैंक। तो थोड़ी जो ऊपर से मुनाफा वसूली आ रही है उसमें चुनिंदा काउंटर्स हैं जो ज्यादा गिर रहे हैं और उसमें से कोटक बैंक आपके लिए एक काउंटर बन रहा है इस समय। ऊपर से फिसलते हुए आपको कोटक बैंक दिखेगा। इंडस टावर्स भी ऊपर से फिसलते हुए दिख रहा है। पर नितिन जी, एक बार जरा HDFC बैंक पर राय दें। 2 दिन में करीब 50-60 रुपए की मूव HDFC बैंक में आ गई है। कल के वीक बाजार में लीड कर रहा था और आज ऑफकोर्स होल्ड आउट कर रहा है 1.25% ऊपर। HDFC बैंक में जो 1300-1310 की रेंज में एक सपोर्ट है और 1300 पे पुट राइटिंग भी काफी है। तो ओवरऑल HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ये बैंकिंग को सपोर्ट देंगे। बैंक निफ्टी जरूर ऊपर से नीचे आई है, बट ये लास्ट की प्रॉफिट बुकिंग है। बट इससे हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। HDFC बैंक का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है लास्ट 2-3 दिनों में, जिसके कारण बैंक निफ्टी आज चली है। HDFC बैंक का इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 1300 का बनता है, जहां पे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। तो वो स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। अगर 3 दिन का ग्राफ देखते हैं तो इट्स अ स्लाइटली हायर लोज। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक बार ये 1360-1365 दोबारा से आना चाहिए। तो करंट सिचुएशन में 1300 का स्टॉप लॉस रख के हम होल्ड करेंगे ऑन द बेसिस की 1300 पे मैक्सिमम पुट्स की राइटिंग है, सपोर्ट लेवल है और 1360 तक के टारगेट हो सकते हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए HDFC बैंक, जिस पर आपको रखनी है नजर। 1360 तक के टारगेट्स इस पर आ ही सकते हैं, जो थोड़ा एक बाउंस बैक आया। इस बीच कैश मार्केट में EID पैरी, ये इंटरेस्टिंग काउंटर है क्योंकि आज सुबह ही 490 के लेवल पर सिमी जी ने यहां पर खरीदारी की राय दी थी 10 की कमाई के लिए, और उनका टारगेट था 550 का। फिलहाल स्टॉक पर नजर डाल दीजिए, डेज हाई देख लीजिए, 550 का टारगेट जो सिमी जी ने आज सुबह दिया था पोजिशनल बेसिस पर, वो हिट होते हुए दिख रहा है EID पैरी। वैसे तो अक्रॉस शुगर में खरीदारी है, बट ये काउंटर जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस इस समय दिखा रहा है 550 के लेवल पर आते हुए। सिमी जी तो है नहीं शो पर, बट कुणाल जी एक बार जरा आप ही देख लें। आज के लिए तो ऑलमोस्ट डन ही है सर, बट एक ही दिन में 18% की मूव EID पैरी, थोड़ा और फॉलो ऑन एक्शन इसमें दिख सकता है? यकीनन दिखेगा दीपांशु। चार्ट बहुत ज़बरदस्त है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, और आप देखिए बाकी शुगर स्टॉक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और साथ में बाजार को तो कर ही रहा है। तो ज़बरदस्त कंपनी है, जिनके हाथ में भी पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करें। मुझे लगता है कि आज अगर इसमें इस तरह का क्लोज आता है, यानी कि आज ये 540 के ऊपर क्लोज दे पाने में सफल हो जाता है, तो आपको अगले पूरे सप्ताह तेजी बनने दिखेगी, और जिसमें बहुत मुमकिन है कि 615 के लेवल्स पे आपको आते हुए दिखें। तो मैं पूरी तरह सहमत हूं, जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करने की राय। तो ये है आपके लिए EID पैरी, अगर पोजीशन है तो जरूर होल्ड करें। ये कुणाल जी की तरफ से आपके लिए व्यू बन रहा है इस काउंटर पर। चोपड़ा साहब, शुगर थोड़ा करेक्शन यहाँ पर भी आ गया है बाजार की गिरावट के साथ। खबरें भी आ गई हैं, इस साल के लिए 10 लाख टन का एक्सपोर्ट कोटा है, अगले साल के लिए करीब 60 से 70 लाख टन का हो सकता है। अब कोई व्यू शुगर पर, जो एक बड़ी अपसाइड का टाइम था, क्या वो पूरा हो चुका है या फिर वापस ये एक्शन में आ जाएंगे? दीप, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े शुगर कंज्यूमर्स हैं, और जैसे ही फेस्टिव सीजन पास आने लगता है, मॉनसून के बाद जनरली शुगर बहुत अच्छा करता है। एक सीजनल प्ले तो ये है ही। इसके अलावा भी जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था वो 10% का अचीव किया जा चुका है और 20% का अचीव करना है। तो ये होगा कैसे? अभी हम EID की बात कर रहे हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स बोलना चाहता हूँ कि इसका फुल फॉर्म ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज है। तो कहीं ना कहीं एथेनॉल बनाने का काम डिस्टिलरीज का होता है, शुगर कंपनीज का होता है, और इथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ से और बढ़ने वाली है। यानी कि जो चीनी बिकेगी वो तो बिकेगी ही, और उसमें तो जो मुनाफा कंपनियां कमाएंगी वो कमाएंगी। इसके अलावा जो 10% एक और जो टारगेट 20% ब्लेंडिंग का जो टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है, तो एथेनॉल सोर्सिंग इनकी जो है वो प्राइमरली शुगर कंपनीज के थ्रू किया जाएगा। तो मुझे लगता है शुगर जो है थोड़े समय के लिए अच्छा रहना चाहिए। ये कम्प्लीटली अंडरवैल्यूड कंपनीज हैं। EID पैरी का प्राइस टू अर्निंग देखिए, बलरामपुर चीनी का देखिए, तो बहुत ही सस्ती वैल्यूएशंस पे कंपनीज अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज जो मैं EID में बोलना चाहता हूँ, इसका कोरोमंडल में भी स्टेक है। तो कोरोमंडल प्राइमरली फर्टिलाइजर स्पेस का एक बहुत अच्छा कंपनी है। तो EID के पास वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अंडरवैल्यूड है। इसके अलावा बलरामपुर चीनी भी एक और कंपनी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा करेक्शन देखने को मिला है शुगर में। तो शुगर में जो अच्छी डेट फ्री कंपनीज हैं, जिनका कैश फ्लो अच्छा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो लो PE कंपनीज हैं, उनमें खरीदारी करी जा सकती है विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो कहीं भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती, और एक कंजम्पशन प्ले है। प्लस हमारे देश में जो फ्यूल रिलेटेड इश्यूज हैं, क्रूड जब तक तेज रहेगा तो मुझे लगता है कि शुगर कंपनीज की जरूरत हमें पड़ेगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट वैसे भी सरकार 20% का ले चुकी है। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, वेनेजुएला, ब्राजील जैसी कंट्रीज में 60%, 50% तक की भी ब्लेंडिंग की जाती है। तो यहाँ पर भी स्कोप है। तो शुगर कंपनीज में तेजी मुझे लगता है बनी रहेगी इस कारण से, क्योंकि एथेनॉल की आवश्यकता बढ़ती रहेगी। तो आई थिंक कि अच्छी कंपनीज को लेकर रखा जा सकता है। बिल्कुल, अच्छी कंपनीज को लेकर लिया जा सकता है, और शुगर में चोपड़ा साहब का भरोसा भी है। अच्छा करेक्शन भी हो गया, देखते हैं। आज वैसे सारे शुगर काउंटर्स में एक बढ़िया बाउंस बैक आपको दिख रहा है, और सर्किट की तरफ मूव कर रहा है EID पैरी इस समय। वक्त है स्वागत करने का जय ठक्कर का, और लेते हैं उनसे बढ़िया कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। सुबह की दोनों कॉल सुपर हिट रही। बैंक निफ्टी 33,000 और निफ्टी 14,550, माफ कीजिए 15,550। जरा दोनों पर अपने पहले अपडेट्स दें और फिर अपनी फ्रेश कॉल्स बताएं।
जी Deep, very good afternoon to you, and Deep, very good afternoon to Anil ji as well. Yes, मॉर्निंग में 15,450 का कॉल ऑप्शन दिया था दीप, 550 नहीं 450 का दिया था, एंड बैंक निफ्टी 33,000 जब जस्ट निकला था तभी, एंड उसके दोनों के ही सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। एंड अब एक चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि देखिए निफ्टी काफी अच्छी तरह से 700 या उसके ऊपर निकल सकता था, आई मीन निकला था, बट सस्टेन कर सकता था अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया होता तो। बट बैंक निफ्टी 33,500 के ऊपर गया, बट उधर टिक नहीं पाया, एंड वहां से हमें एक अच्छा खासा करेक्शन वहां पे आते हुए देखने मिला, जिसके कारण हमें निफ्टी में भी थोड़ा बहुत हायर लेवल्स पर एक प्रेशर देखने मिला। बट आई थिंक बैंक निफ्टी में दीपांशु अगर हम देखें तो प्रेशर सेल ऑफ थोड़ा या प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हाई लेवल से ज्यादा आ चुकी है। अब इसको आपको ट्रेड इस तरह से करना होगा कि आप 30 जून की एक्सपायरी का 33,500 का कॉल खरीदे, 380 पर ये ट्रेड कर रहा है। इसको अभी थोड़ा खरीदिए, हाफ, अगर आप 2 खरीदते तो एक अभी खरीदे, अगर थोड़ा डीप अगर आपको मिलता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 325 मे बी टुडे और टुमारो तो और खरीदिएगा, अगर नहीं मिलता तो वो एक लिया हो। एंड इफ यू आर जस्ट बाइंग वन देन यू जस्ट बाय इट राइट अवे 380 पर। एंड यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दीप वो रहेगा 174 पर, सो नियरली अराउंड 195-200 पॉइंट्स का एक रिस्क रहेगा, पर 30 जून की एक्सपायरी का खरीदना है। द रीजन वी इन वाई 30 जून, बिकॉज मे बी आफ्टर टुडेज मूव there may be a day of consolidation and thereafter 33,500 तक जाए, मे बी उसके ऊपर एक्सपायरी ना है और वहां तक चले जाए। सो प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में देखने मिलेगा, और अगर चले ही जाता है तो इवेंचुअली दोनों में प्रॉफिट आ जाएगा। टारगेट्स ऊपर में जो रखने चाहिए दीप यहाँ के, फर्स्ट लेवल बनकर आ रहा है वो 527 का है, 527 का, एंड वो छोटा सा टारगेट है, बट देन नेक्स्ट टारगेट जो बनकर आ रहा है दैट इज 670, 670 का। सो 527, 670 ये दो टारगेट्स के लिए 30 जून की एक्सपायरी का आप खरीदिए बैंक निफ्टी का 33,500 का कॉल, बिकॉज इवेंचुअली अगर बैंक निफ्टी को अभी फर्दर मूव करना है, मॉर्निंग में भी हम जब मैंने 33,000 दिया था कॉल तो 33,300 एंड 33,500 ये दो टारगेट्स रेकमेंड किए थे, एंड वहां तक पहुंचा। नेक्स्ट मूव आपको बड़ा उसके ऊपर देखने मिलेगा। सो मे बी दिस एक्सपायरी 33,500 इज नॉट टेकन ऑफ, आपको ये 33,000, 33,200 से लेकर 33,500 की रेंज में एक्सपायरी देखने मिले, बट इवेंचुअली तो ब्रेकआउट देखने मिलेगा। सो इसलिए नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी ये स्ट्राइक चूज किए मैंने। कल परसों कुछ काम नहीं करेंगे आप जे, अभी से 30 जून? नहीं जी, अभी वो मूव देखना पड़ेगा, बिकॉज नहीं अनिल जी, अब कोई मेजर छुट्टी नहीं है अनिल जी, कोई मेजर अभी एग्जाम भी नहीं है मेरी, तो अंटिल दिसंबर, तो ये साल में रिमाइंडर ऑफ द ईयर में कोई मेरा एग्जाम नहीं है जिंदगी में। बट अनिल जी एक चीज मैं, ये तो हो जाएगा, ये तो रोज आपकी कॉल आती है, एक मैं आपको लाइफ का लेसन देता हूँ। एग्जाम देने से एग्जाम लेने वाला इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा होता है। अब आप एग्जाम लेना शुरू करो लोगों के, क्यों कुणाल जी, सत्य वचन? जी अनिल जी, देखिए मैं ये सोच रहा था अनिल जी कि जय जी तो अनिल जी परीक्षा कह करके छुट्टी ले लेते हैं, मैं और राकेश जी जो घर में और बाहर अनिल जी रोजाना परीक्षा दे रहे हैं, अनिल जी हमें भी छुट्टी लेनी चाहिए। नहीं, वो घर की तो आप अपनी जाने, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा आंतरिक मामलों में। लेकिन एक चीज है, मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप उससे सहमत तो कर रहे हैं ना कि भाई जो एग्जाम देने वाले से एग्जाम लेने वाला बड़ा होता है, बराबर है? ये तो फैक्ट है ना अनिल जी? बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट है अनिल जी। चलिए, तो आज नेशनल टेलीविजन पे कुणाल जी ने एक्सेप्ट कर लिया है, और कुणाल जी किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको पैटर्न सिखा रहे हैं, उनके बाद में एग्जाम लेंगे, और ऐसे जिनके एग्जाम लेंगे उनको कुणाल जी उनसे कुणाल जी बड़े माने जाएंगे। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल बैट बॉल पैटर्न, गेंद बल्ला पैटर्न, समझ तो गए होंगे आप जी बंसल जी। और अनिल जी उस एग्जाम का जो पेपर होगा ना, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा अनिल जी, और वो मैं बनाऊंगा अनिल जी, और अनिल जी पेपर बनाने में मैं महारत हूँ अनिल जी। अच्छा धुरंधर भी अनिल जी फेल होने का पोटेंशियल रखता है, पेपर ऐसा बनाऊंगा अनिल जी। वाह, देखिए एग्जाम लेने वाले से पेपर बनाने वाला और बड़ा होता है। ये लो जी, सुमित जी आप कुछ कह रहे थे? चेक करने वाला पूरा पैनल तैयार। वाह, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए बढ़ते आगे, कुछ और चर्चा करेंगे। उससे पहले जल्दी से एक ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने आ रही है, और हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं।
जैन इरिगेशन ये है वो स्टॉक जो 20% के ऊपरी सर्किट पर है। क्यों, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, बताने के लिए तैयार है स्वाति बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, जैन इरिगेशन ये है स्टॉक जो फोकस में है, 20% सर्किट भी लगा है और उसकी वजह ये है सर दैट आज शाम को 4:30 बजे एक बड़ी अनाउंसमेंट कंपनी करने जा रही है जिसमें वो अपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेगी। डिटेल्स क्या है मैं आपको बता दूं, एक्सक्लूसिवली हमें सोर्सेज ने बताया है कि यहाँ पर जैन इरिगेशन के प्रमोटर्स अपना ओवरसीज फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को बेच रहे हैं। जी हाँ, और इसमें 2000 करोड़ रुपए तक का डेट अज्यूम हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी डेट रिस्ट्रक्चरिंग इस कंपनी की मानी जा रही है। और जहां तक बात है प्रमोटर्स की, जैन की, वो उनका स्टेक कंपनी में 20 से 25% रह जाएगा आफ्टर द डील। और नाम जो कंपनी इसको खरीद रही है वो जरूरी है यहाँ जानना। हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो है प्राइवेट इक्विटी फर्म टेमासिक कंट्रोल्ड कंपनी है जो इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करी। आप जान रहे हैं फूड प्रोसेसिंग बिजनेस बहुत बूमिंग बिजनेस है, सरकार का भी यहाँ पे फोकस है, तो क्लियरली यहाँ पे इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। एक और जानकारी जो सूत्र में दे रहे हैं वो ये, ओवरसीज एफटीसीबी जो खरीदे जाएंगे नए ओनर के से वो 65 सेंट टू द डॉलर। तो डील की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और डिटेल्स हमारे पास हैं जो हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे हैं। सिर्फ 4:30 बजे फर्स्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज आ जाए। ओके, तो जैन इरिगेशन इस पर रखिए नज़र। आज के लिए तो सर्किट हो गया है, बट लंबे समय से जो इनकी कर्ज को लेकर काफ़ी सवाल थे और रिस्ट्रक्चरिंग थी, अब फाइनली उस पर आपको आज शाम घोषणा आती हुई दिखेगी। स्वाति बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव खबर शेयर करने के लिए। टेमासेक खरीद सकती है कंपनी में हिस्सा। आइए आखिरी कुछ बाकी मिनट बाकी हैं, जल्दी से ले लेते हैं आज की फाइनल स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। सर, डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 500 अंक ऊपर है, कोई बदलाव वहां पर नहीं हुआ है। बाकी ग्लोबल बाजार भी बढ़िया मूड माहौल में है। यूरोप के बाजार 1.5% तक ऊपर आपको दिख रहे हैं। कच्चा तेल भी 115 पर है और रुपया थोड़ा कमजोर हुआ है, बट ठीक है, एक रेंज में ही है। तो वैसे ही ग्लोबल संकेत है जैसे थोड़ी देर पहले थे। हम ऑफकोर्स जो 15,700 के लेवल की आप बात कर रहे थे वहां से थोड़ा मुनाफा वसूली जो दिखनी थी वो दिख गई, बट 15,600 होल्ड कर रहे हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं है। दीप, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 15,400 का पुट ऑप्शन लेकर हेज करें, ओके, या फिर 15,800 का, और शॉर्ट पोजीशन है तो 15,800 के कॉल ऑप्शन से हेज करें। तो क्योंकि अब जो रेंज बनेगी 15,400 15,800 की बनेगी। 15,800 के ऊपर भरपूर फुल फ्लेज बढ़िया फर्स्ट क्लास तेजी। 15,400 के नीचे अगर आप अब गए तो बहुत पिटाई होगी फिर से। हाँ, फिर से पिटाई होगी, मतलब बढ़िया वाली होगी, और बढ़िया, हाँ बढ़िया वाली है। अब 15,400 के नीचे आपको वापस से नहीं जाना है, ध्यान रखिए, क्योंकि आज ब्रेकआउट आपका 2 दिन का हाई जो 15,400 था वो पार किया, उसको लो आज तोड़ा नहीं हमने। 15,419 का लो है। अब 15,400 आपके लिए बेस बनेगा। 15,800 चूंकि मैंने बताया 15,775 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, वो मिली आपको 735 765 जो लेवल है उसके ऊपर अगर आप बंद हो गए, काम हो गया आपका 17,200 नहीं 16,200 आएगा। ठीक है ना, 16,200। हाँ, तो ये तो हो गया आपकी जी। बैंक निफ्टी आप हैं बंद हो रहे हैं 33,200 के आसपास, बिल्कुल परफेक्ट बंद हो रहे हैं। आपको याद, हम यही बात कर रहे थे 33,200 से 33,500 400 बहुत कंजेशन जोन है, एग्जैक्टली वहीं पर टॉप बनाया। अब आपको बैंक निफ्टी खराब तभी होता दिखेगा दीप, जब बैंक निफ्टी वापस से अब 32,750 के नीचे ट्रेड करे। जब तक 32,750 के ऊपर है तब तक ठीक है, और ऊपर में 33,550 के ऊपर अगर निकल कर टिकते हैं तो ये भी ब्रॉडली 800 पॉइंट की रेंज हो जाएगी जिसमें बैंक निफ्टी टाइम पास करेगा। तो नीचे में 32,750, ऊपर में 33,550 33,600। तो अब कल देखते हैं, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है बैंक निफ्टी में तो आप नीचे 32,700 32,800 का पुट ले सकते हैं, चाहे तो 33,000 का ले ले, कम रिस्क रखनी है। और शॉर्ट पोजीशन है तो आप अब 33,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आज देखते हैं, वैसे तो संभावना पूरी है जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से कि तेजी का ही ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए, लेकिन 500 पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्काउंट करके भी इसलिए तो ये ध्यान रखिए। एनीवे, अब आइए आपके लिए बैंक से बेनिफिट में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं, सेम टू सेम ठीक है। जो 2 बने हुए हैं आरबीएल और इंडिया बुल्स बने रहेंगे। डेल्टा ऑलरेडी कल बाहर आ चुका था। आइए फिर क्लोजिंग पर कुछ फाइनल स्टॉक्स पर नजर डाल देते हैं और क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज के बाजार की अच्छी बात है, आई डोंट नो आखिरी टाइम कब ऐसा हुआ था, 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स आपके लिए पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। सारे के सारे सेक्टोरल इंडिसेस
आपके लिए पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते दिख रहे हैं। तो एक बढ़िया ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे थे इंडेक्स लेवल पर हम थोड़ा फिर भी स्टेबल थे, स्टॉक लेवल पर स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स की भारी पिटाई थी, पर आज सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट कराया और अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है। इसके साथ ही निफ्टी में 50 के 50 स्टॉक्स आपको पॉजिटिव क्लोज होते दिख रहे हैं। टाइटन टॉप गेनर है, भारी पिटाई के बाद आज एक अच्छा बाउंस बैक इसमें था, 6% ऊपर आपको टाइटन का ट्रेड दिखा आज। मेटल्स की तरफ से आज लीडरशिप जरूर आई है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों में आपने 5% की तेजी देखी। टाटा स्टील भी 2.5% ऊपर आते हुए दिखा। कोल इंडिया में आपने खरीदारी देखी। ऑटोज का फिर से योगदान था, एक दिन कल पॉज जरूर लिया था। टाटा मोटर्स 4% ऊपर, आइशर, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, मारुति, इनमें भी अच्छी खरीदारी। एंड ऑफ कोर्स बैंक्स का भी बढ़िया योगदान था। एसबीआई यहाँ पर खरीदारी थी। एचडीएफसी बैंक 2 दिनों से मजबूत दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा रहा। कोटक बैंक की तरफ से आज आपने ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देखा। बैंक निफ्टी का आज जो शॉर्ट कॉल था जी, मैं दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 33,600 का, वही लगाइए। आज का हाई बताइए जब, आज का हाई बताइए। 33,594 एग्जैक्ट लेवल से और वहाँ से आप देखिए कितना 400 450 पर नीचे। गजब का मतलब मार्केट जो लेवल रेस्पेक्ट कर रहा है, बिल्कुल मार्केट वो पूरा रेस्पेक्ट कर रहा है आपको। और आज निफ्टी का भी आपको 700 तक बेचने की राय थी और 800 का स्टॉप लॉस है 707। तो बहुत परफेक्ट लेवल, जब ऐसे लेवल मिल जाता है ना तो बड़ा मजा आता है कि आपको एकदम परफेक्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं और उस लेवल पे पहुंच रहा है मार्केट। तो चलिए बढ़िया है जी, बिल्कुल। तो वो अच्छा लेवल वहाँ से बाजार ने आपको दिखाया है। वायदा कारोबार की तरफ आइए और इंडिया मार्ट 10% का सर्किट लगाया। आरबीएल बैंक ऑलमोस्ट 10% ऊपर क्लोज हो रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 10% ऊपर। ऑफ कोर्स आरबीएल इंडिया बुल्स दोनों बैन में, बट इन पर रखिएगा नजर कल के लिए। जीएनएफसी अच्छी तेजी थी। कोरोमंडल चंबल में भी अच्छी खरीदारी थी, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी कि अब फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स फिर से शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर रखनी है नज़र। उसके बाद आप देखिए MCX अगेन हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी। 29 तारीख को सेबी की बोर्ड बैठक में FPIs की कमोडिटी डेरिवेटिव्स में निवेश की मंजूरी मिल सकती है। हिंदुस्तान कॉपर, SBI कार्ड्स, वोडाफोन, कोफोर्ज, BHEL, जी एंटरटेनमेंट, सेल, ग्लेनमार्क, IDFC लिमिटेड, मन्नापुरम, कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी देखी। सिर्फ 7 वायदा कारोबार के स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने गिरावट देखी है। वायदा कारोबार, नॉट इवन निफ्टी, जहाँ पर गिरावट देखिए। पेज इंडस्ट्रीज, क्रॉम्पटन, एल्केम, मैरिको, पिडलाइट, नेस्ले, जहाँ पर थोड़ी सुस्ती थी। बट अनिल जी बढ़िया रुझान सोचा नहीं था जब कल क्लोजिंग के बाद गए थे कि आज आपको इतना बढ़िया रिबाउंड मिलेगा। अच्छा रिबाउंड, 15,600 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग, 15,700 या 675 के ऊपर तो नहीं मिली, बट 600 के ऊपर कंफर्टेबल क्लोजिंग सर। और बैंक निफ्टी की 33,175 पर टेंटेटिव क्लोजिंग आती है। बहुत ही बढ़िया कही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और बढ़िया हो सकती थी, लेकिन मतलब सब कुछ हम सोचे वैसे हो जाए एक बार में, इसीलिए। लेकिन सही लेवल से बाजार नीचे भी अगर आया तो सही लेवल से आया, कोई गलत नहीं है। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 15,638 निफ्टी पर 288 अंकों के फायदे के साथ। 506 अंक ऊपर बंद होता हुआ 33,191 पर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बंद होता हुआ 52,532 पर 52532। ये है लेवल सेंसेक्स का आज 934 अंकों की तेजी के साथ। डाउ फ्यूचर्स 480 अंक मजबूत है। नैस्डैक फ्यूचर्स 200 अंक मजबूत है। ये है आपके लिए आज का क्लोजिंग समारोह। सारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। एक बार जरा हाथ खड़ा करवा ले सबसे। जी बिल्कुल। कौन कौन शाम को जाकर योग करेगा? सुमित जी ये नहीं, बाद में घर जाके 1 घंटे वाला। अच्छा, कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर। देखो जो हाथ कर रहा है सामने ऐसे करना है, साइड में कर रहे हो तो फ्रेम से बाहर दिख नहीं रहा मुझे, मुंह के सामने ऐसा हाथ रखो। या एक हिमांशु जी क्या प्रॉब्लम है, बहुत बिजी है शाम को, नहीं कर पाएंगे? 2 आदमी रख लो सर, सुबह ही कर लिया। अच्छा वैसा है, ओके। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, फिर तो आप इन सबसे बहुत आगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो कर पाए जरूर करें, जो न कर पाए उन्हें लगे कि मुश्किल है तो शाम को हमारे सारे शो जरूर देखें। पूरा शाम का आयोजन योग में आपको मिलेगा, तो जरूर आज का आयोजन मिस मत कीजिएगा। विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का धन्यवाद हमारे चोपड़ा साहब का, नितिन जी, जय ठक्कर साहब और साथ ही हिमांशु जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और दीप को भी दीजिए इजाज़त, हमें भी शाम को योग करना है।